अस्सलाम वालेकुम सीनियर्स एंड जूनियर्स, कैसे हैं आप? एज से क्या ज़्यादातर जूनियर्स ही होंगे। पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि मैं बहुत बूढ़ी हूँ। खैर, हम हिबा और आप इस टाइम मौजूद हैं जहाँ पे आपको होना चाहिए था। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को ना शेयर करने के लिए। सही सुन रहे हो, ये एक तंज़ है अगर किसी को लगता है तो। बहुत शुक्रिया चैनल को ना सब्सक्राइब करने के लिए। भाई मैं देखती रहती हूँ, ज़्यादातर लोग वो हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना पढ़ते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन खैर कोई बात नहीं, किसी चीज़ के लिए हम आपको फ़ोर्स नहीं कर सकते। नावल शुरू करने वाले हैं हम, जिसका नाम है इसे तहरीर किया है, सबसे पहले देखते हैं उम्मे उमामा ने, और इसका नाम है ऑब्सेशन ऑफ बीस्ट। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या आप लोगों ने, जो मैंने कल नावल अपलोड किया, वो एक रिकमेंडेड नावल था, क्या आपने पढ़ा? और आप लोगों को पता है कि मेरे रिकमेंडेड नावल अच्छे होते हैं। चलें जी, पढ़ते हैं इसे। वो ट्रेडमिल पर तेज़ तेज़ दौड़ रहा था। इसका ख़ास मुलाजिम इसके पीछे अपने हाथ में टावल लिए खड़ा था, जबकि पास पड़ी इस छोटी सी मेज़ पर फ्रेश जूस रखा हुआ था, जो अभी अभी दाद ने ला कर रखा था। सर सर कमरे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, इसलिए वो शख्स बिना दस्तक दिए खुशी से अंदर आ गया। इसके इस तरह आने पर जहाँ दाद ने इसे घबरा कर देखा, वहीं ट्रेडमिल पर दौड़ता हुआ शख्स भी इससे उतर कर इसे देखने लगा। इसने ब्लैक कलर का बनियान पहना हुआ था, जिससे जिस्म पूरा पसीने से भीगा हुआ था, जिससे साफ लग रहा था वो काफ़ी देर से अपने जिम रूम में मौजूद एक्सरसाइज कर रहा है। इसके चॉकलेट ब्राउन बाल पसीने की वजह से माथे पर चिपके हुए थे, जबकि हेज़ल ब्राउन आंखें सामने मौजूद शख्स को देख रही थी। सर, आपने ये शर्ट मंगवाई थी ना, तो मैं ले आया। इसने शॉपिंग बैग में मौजूद वाइट कलर की शर्ट निकाल कर इसे दिखाते हुए कहा, जो कि सिल्वर रैपर में पैक थी। इसे लग रहा था कि इसके इतने अच्छे काम पर सामने खड़ा इसका सर इसे कोई तो इनाम देगा, और वह सही था। इनाम तो इसे मिलना था, लेकिन बी स्टाइल में। इसकी इसके आई थिंक इशारा करते ही दाद इसके करीब चला गया और अपने हाथ में मौजूद टावल इसकी तरफ बढ़ाया। तुम्हें यहाँ काम करते हुए कितना वक्त हुआ है? भारी गंभीर आवाज़ जिस जगह गूंजी, इसकी नज़रें मुस्तकीम पर जमी हुई थी, जबकि हाथों से वो अपने सफ़ेद बदन पर मौजूद पसीना टावल की मदद से साफ कर रहा था। सर, एक हफ्ता। इस एक हफ्ते के अंदर मैंने तुमसे कितने काम करवाए हैं? सर, आपने मुझसे ये पहला काम करवाया है। अब की बार मुस्तकीम भी गड़बड़ा चुका था। मतलब पहला काम, पहली गलती और आखिरी दिन? इसके आखिरी दिन बोलते ही मुस्तकीम का जैसे सांस रुक चुका था। फिक्र मत करो, ज़िंदगी का आखिरी दिन नहीं कह रहा, काम का कह रहा हूँ। पहली गलती है इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना तुम मुझे जानते नहीं हो। आज के बाद मुझे तुम यहाँ पर नज़र ना आओ। जूस का गिलास जो दाद ने इसे दिया था, इसमें से चंद सिप लेकर इसने वापस रखा और वहाँ से चला गया। सर, इस शर्ट का क्या करूँ? इसने अपने हाथों में मौजूद वो महंगी शर्ट इसकी तरफ बढ़ाई, लेकिन इसने इसे नहीं छुआ। जला दो, एक लफ्ज़ कहकर वो वहाँ से चला गया, जबकि मुस्तकीम हैरत से इसे देख रहा था। क्या हुआ? मुँह क्यों खुल गया? इसके कमरे से जाते ही दाद ने मुस्तकीम को देखते हुए कहा, तू तो क्या खुश हूँ? मुझे बोला था 2 घंटे के अंदर अंदर ये शर्ट ला कर इन्हें दूँ, चाहे कितनी ही क्यों ना लेनी पड़े, कितने की ही क्यों ना लेनी पड़े, और वो भी सिर्फ इसलिए, इसी से जिसने ये ख़रीदी थी। मैं इस आदमी को डबल कीमत देकर ये शर्ट लाया हूँ, वो भी 1.5 घंटे में, और मुझे इनाम के बजाय नौकरी से निकाला जा रहा है, और बोल रहे हैं शर्ट जला दूँ। ये बीस्ट की तरफ से इनाम ही है कि तुम यहाँ ज़िंदा खड़े हो, वरना जिस तरह तुम बिना इजाज़त कमरे में आए थे ना, इस वक्त अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते। ये शर्ट बीस्ट इसे नहीं पहनेगा। तो इतने पैसे खर्च करके मंगवाई क्यों? क्योंकि इस पर बीस्ट की नज़र पड़ चुकी थी, लेकिन शॉपकीपर ने कहा कि ये बिक चुकी है, इसलिए इसने ये शर्ट मंगवाई, क्योंकि इसे ये पसंद आ चुकी थी। और जो चीज़ इसे पसंद आ जाए तो इसे किसी को नहीं देता। अगर कोई इसकी पसंद की हुई चीज़ को ले ले, ना तो बीस्ट इसे खुद इस्तेमाल करता है, ना ही दूसरे शख्स को करने देता है। इस शख्स को भी मार देगा जो इसकी चीज़ लेना चाहेगा, और अपनी पसंदीदा इस चीज़ को भी ख़त्म कर देगा अगर किसी ने हाथ लगाया होगा, लेकिन किसी को देगा नहीं। दाऊद के कहने पर इसने अपना हाथ अपने माथे पर आया पसीना साफ किया। ये एक फिक्स डायलॉग है गैंगस्टर का, कि जो चीज़ उसे पसंद आ जाए वो किसी को नहीं देता।
तभी तो पता चलता है गैंगस्टर जुनूनी है कि नहीं। अच्छा ही था जो बीस ने इसे नौकरी से निकाल दिया। जो शख्स हाथ खुले दरवाजे से बिना इजाज़त आने पर जान से मार सकता है, वह बड़ी गलती पर क्या सज़ा देगा। इसकी पहली गलती माफ़ करती, लेकिन दूसरी वो माफ़ नहीं करता, बल्कि शायद माफ़ी मांगने का मौका भी नहीं देता। कमरे में दाखिल होते ही एसी की ठंडी हवा इसके वजूद से टकराई। कमरे की हर चीज़ एसी की कूलिंग से ठंडी हो रही थी। वह सीधा अपने वाशरूम में चला गया और वाशरूम में ही बिना बनी वार्डरोब को खोला, जिसके खुलने पर इसमें लाइट्स चलती थी। इसने अपना सूट निकाला। जब नज़र वार्डरोब में रखे सफ़ेद दुपट्टे पर गई, वह चंद लम्हे इस दुपट्टे को देखता रहा और फिर इस दुपट्टे को उठाकर इसने अपने लब रख दिए। कानों में वही मासूम सी बच्चों जैसी आवाज़ गूंजने लगी, फिर से मासूम। दुआ करो कि हमारी मुलाकात फिर ना हो, क्योंकि अगर हो गई तो तुम्हें इस बहिश्त की कैद से कोई नहीं बचा सकता। तुम मेरी मोहब्बत हो, और दुआ करो ये मोहब्बत मोहब्बत ही रहे। अगर तुम मेरा जुनून, मेरा पागलपन बन गई ना, तो तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकेगा। फिर तुम्हें सारी उम्र बहिश्त की कैद में ही रहना होगा। दुआ करो कि हम फिर कभी ना मिलें, क्योंकि तुम्हारी नाजुक जान मुझे झेल नहीं पाएगी। तुम्हारी और मेरी दुनिया अलग है, और मैं तुम्हें अपनी इस दुनिया में नहीं लाना चाहता। बस शर्त सिर्फ ये है कि हम फिर कभी ना मिलें। इस दुपट्टे पर नजरें जुबाएं वह सरगोशी भरे अंदाज में कह रहा था, लेकिन दिल में यही ख्वाहिश थी कि वह दोबारा मिल जाए। इस लड़की को ढूंढना भी इसके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन इसने इसे कभी नहीं ढूंढा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह मासूम इस खून खराबे वाली दुनिया में है। हाँ, लेकिन अगर इसे दोबारा वो मिली तो इसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। अगर कुदरत ने इस लड़की को इसके लिए रखा तो वह इसे ज़रूर मिलेगी, और फिर बीस्ट की ही रहेगी। आहत मेरा बच्चा, तुम बाप बन गए हो, माशाल्लाह से बेटी हुई है। इसके फ़ोन उठाते ही ज़हरा बेगम ने खुशी से लबरेज लहजे में कहा, जबकि दूसरी तरफ तो वह इनकी बात सुनकर शॉक्ड हो चुका था। आप सच कह रही हैं मामा? क्या मैं वाकई? खुशी से इसके अल्फाज अदा नहीं हो पा रहे थे। हाँ मेरा बच्चा, तुम बस जल्दी से आ जाओ। हरीम कैसी है? वो ठीक तो है ना? वो भी बिल्कुल ठीक है, बस यहाँ तुम्हारा ही इंतज़ार है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी आने की पूरी कोशिश करूँगा। इसकी आवाज़ भीग चुकी थी और ज़हरा बेगम जानती थी कि इस वक्त रो भी रहा होगा। इसकी आंखों से खुशी की वजह से आंसू गिर रहे थे। इसे दुआएं देकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। क्या हुआ आहत भाई, आप रो क्यों रहे हैं? कैप्टन शादाब ने इसके पास आकर कहा, जिस पर इसने मुस्कुराते हुए अपने आंसू साफ किए। मैं बाप बन गया, शादाब मेरी बेटी हुई है। खुशी इसके लहजे से फूट रही थी। इसका दिल चाह रहा था कि हर किसी को अपनी इस खुशी की खबर में शरीक करे। आप सच कह रहे हैं? मतलब कैप्टन आहत की बेटी हुई है? हाँ शादाब, मेरी बेटी हुई है। खुशी इसके चेहरे से ही झलक रही थी। बस अब इसने तो इस बात का इंतज़ार था कि जल्दी से वह ये मिशन कंप्लीट करके अपनी बीवी और बेटी के पास चला जाए। वैसे तो ये एक अजीब सा नाम है, नाम देखें, लेकिन मैंने फिर भी गूगल से प्रोनाउंसिएशन लेके आई हूँ। वो रूही कह रहा है तो मैं रूही पढ़ूँगी, ठीक है। पाओ तो वैसे भी साइलेंट है, रूही आएगा, लेकिन आगे उन्होंने ना हे भी डाल दिया। मतलब लाइक मैं कैसे समझाऊँ, मैं नहीं समझा रही। रूही क्या देख रही है? रूही कब से ज़हरा बेगम की गोद में मौजूद कंबल में लिपटी इस बच्ची को देख रही थी, और इसके मुसलसल इसी तरह से देखने पर हरीम ने फिक्रमंदी से इसे देखते हुए कहा। इस वक्त हॉस्पिटल के कमरे में हरीम के साथ इस वक्त बस वो दोनों ही मौजूद थी। मैं कुछ सोच रही हूँ, तुम भी सोचती हो? खैर क्या सोच रही हो? ज़हरा बेगम ने एक नज़र अपनी बेटी को देखकर दोबारा नज़र अपनी पोती की तरफ कर ली। मैं ये सोच रही हूँ कि ये पैदा कैसे हुई। रूही, जैसे सारे बच्चे पैदा होते हैं, ये भी वैसे ही पैदा हुई है। नहीं मामा, मेरी दोस्त बता रही थी कि जब मियाँ बीवी एक साथ होते हैं ना, जब बेबी पैदा होते हैं, लेकिन भाई तो 1 महीने से मिशन पर गए हुए हैं, तो ये पैदा कैसे हुई? इसने उलझन भरे अंदाज में कहा। इसका चेहरा देखकर हरीम ने अपनी हंसी दबाई, जबकि ज़हरा बेगम ने ज़ोर से इसका कान खींचा। उफ मामा, क्या करेंगे, छोड़े बस। यकीन उठ गया मेरा। मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हो यार? इतनी मासूम हीरोइन नहीं होती, इतनी मासूम लड़की ही नहीं होती, तुम हीरोइन की बात कर रहे हो। कौन सी दोस्त है जो ये उल्टी सीधी पट्टियाँ बढ़ा रही है? तुम्हें ज़रा मुझे नंबर दो इसका, मैं भी तो पूछूंगी मियाँ बीवी के साथ होने से ऐसा क्या होता है जो बच्चे पैदा।
हो जाते हैं। ज़हरा बेगम की सख्त लहजे से इसे यूँ ये तो अंदाज़ा हो गया था कि इसने कुछ गलत बोल दिया है, लेकिन क्या गलत बोला है ये इसे समझ नहीं आई थी। इसने तो वही कहा था जिसकी दोस्त ने इसे बोला था। इसने एक नज़र बेड पर लेटी हरीम को देखा जो अपनी मुस्कुराहट दबा रही थी, और फिर एक नज़र ज़हरा बेगम को जो अपनी गोद में मौजूद अपनी रोती हुई पोती को चुप करवा रही थी। ज़हरा बेगम ने इसे डांट दिया था, मतलब अब इनके सामने ये बात करने से अगली दफ़ा मार भी पड़ सकती है, तो इसलिए अब ये बात इसे हरीम से पूछनी थी ताकि इसकी कन्फ्यूजन दूर हो सके। ज़हरा बेगम के कमरे से जाते ही इसने रूही को अपने करीब बुलाया। तुम्हारा एडमिशन हो गया? नहीं, पापा से कहा था, उन्होंने कहा था आज हम जाएंगे और मैं फार्म ले आऊँगी, लेकिन बेबी की वजह से प्रोग्राम चेंज हो गया। इसने कार्ट में लेटी बेबी की तरफ इशारा किया। बहुत खुशी हो रही है तुम्हें कॉलेज जाने की? हाँ भाभी, खुशी तो बहुत हो रही है। अब सबको पता चलेगा रूही बड़ी हो गई है। कॉलेज में जाने से बड़े हो जाते हैं। जी। अच्छा मुझे बताएं ना, मामा ने डांटा क्यों? क्या मैंने कुछ गलत कहा था? मैंने तो वही बोला था जो आयशा ने मुझे बताया था। इसकी सुई फिर से वहीं अटक चुकी थी। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि इसके साथ वाली जो इसकी फ्रेंड है ना, उसकी एज भी उतनी है, वो चालाक और इसकी एज ऐसे भी उतनी है, और ये मासूम बहुत कम, लाइक ना 0.0000001% लड़कियां आज के दौर में ऐसी होंगी मासूम सी, अदरवाइज 99.9% चालाक ही हैं। सबको सब पता है। हाँ इंसान लिहाज रखता है, ये अलग बात है, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही मासूम है। मुझे ऐसे मासूम हीरोइन से चिढ़ है, मुझे नहीं पसंद। रूही मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे अलग होता है। वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार तो हम सब एक दूसरे से करते हैं। बीवी और शोहर के जैसा प्यार और किसी रिश्ते में नहीं होता। इनके प्यार करने का तरीका अलग होता है। इसने दबे लफ्ज़ों में इसे बात समझानी चाहिए, लेकिन वो रूही थी जिसे सीधी की बात ठीक से समझ नहीं आती थी, तो ये दबे लफ्ज़ों की बात कैसे समझ आती। छोड़ो इन बातों को, बकूल तुम्हारे, तुम बड़ी हो चुकी हो तो तुम खुद ही इन बातों को समझ आओगी। हरीम ने प्यार से इसका गाल थपथपाते हुए कहा। इजाज़त मिलते ही वो अंदर कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ कमरे में नाइट बल्ब की हल्की सी रोशनी जल रही थी। पूरे कमरे में एसी की ठंडक के साथ साथ सिगरेट का धुआं भी फैला हुआ था, जिससे यह बात ज़ाहिर हो रही थी कि यह अमल काफ़ी देर से चल रहा था सर, मुईद का पता चल गया है। दाद के कहने पर इसने अपनी बंद आंखें खोली और उंगलियों में दबा सिगरेट एश ट्रे में फेंका। कहाँ है वो? सौदिया में। आप कहीं तो इसे यहाँ ले आऊँ? नहीं, मैं खुद वहाँ जाऊँगा। सुबह होने से पहले मेरे वहाँ जाने का सारा इंतज़ाम करो। ओके सर। अपना सर हिला कर इसके कमरे से निकल गया। मैं इसे कैसे उठाऊं? गिर गई तो? इसने कार्ट में लेटी इस बच्ची को देखते हुए कहा जो रो रही थी, और रूही इसे उठाने की कोशिश कर रही थी। ज़हरा बेगम इस वक्त कमरे में मौजूद नहीं थी, इसलिए ये काम इसके ज़िम्मे था कि इस रोती हुई बेबी को उठाकर इसकी मामा को दे दे। आप खुद उठा लें, मुझसे गिर जाएगी भाभी। वैसे ये बात ठीक है, छोटी सी कोई भी बेबी हो ना, छोटा सा बस, मतलब लाइक, तो उसे उठाते हुए मुझे खुद बहुत डर लगता है। मुझसे उठाया नहीं जा रहा, तुम इसे उठाओ नहीं। उठा नहीं जा रहा, सॉरी, तुम इसे उठाओ, नहीं गिरेगी, बस जैसे मैं बता रही हूँ वैसे उठाओ। नरमी से कहकर इसे बेबी को पकड़ने का तरीका बताने लगी। कितनी हल्की है ये। बेबी को गोद में लेते ही इसने बच्चों जैसी खुशी लिए हरीम की तरफ देखा, जबकि इसके अंदाज पर हरीम को बेसाख्ता हंसी आ गई। इसने बेबी को हरीम की गोद में दे दिया और खुद वापस जाकर बैठ गई। यह मंजर सोतिया में बने एक होटल के रूम का था, जहाँ वो शख्स लाइट ऑफ किए मज़े से सो रहा था। जब सोते में इसे किसी की भारी गंभीर आवाज़ सुनाई दी, जिससे पहले तो इसने अपना वहम समझा, लेकिन बाद में दोबारा वो आवाज़ जब मज़ीद सख्ती से सुनाई दी तो इसने झटके से अपनी जगह से उठकर लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन करते ही नज़र सबसे पहले वहाँ रखी कुर्सी पर बैठे शख्स पर गई, जो अपने दोनों पाँव टेबल पर रखे अपना सर कुर्सी से टिकाए इसे ही देख रहा था। हेलो मुईद। बीस्ट, तुम यहाँ? जहाँ तुम वहाँ मैं। आखिर कब तक चुप रहे तुम मुझसे? नहीं, मैं क्यों छुपूंगा? इसने अपने लहजे को मजबूत बनाने की कोशिश की। हाँ, तुम क्यों छुपोगे मुझसे? तुमने कौन सा कोई गलत काम किया है? तुमने कौन सा किसी का रेप किया है? पाँव टेबल से नीचे करके इसने पुरस्कार अंदाज में कहा, जबकि इसके कहने पर वहीद के माथे पर पसीने के कतरे नमदार हो चुके थे। बीस्ट सब जानता था तो फिर इससे कुछ छुपाने का क्या फ़ायदा? देखो बीस्ट, मुझे माफ़ कर दो। मैं आइंदा किसी के साथ ये सब नहीं करूँगा। मैंने बस इस लड़की को देखा और मैं बहक गया। मुझे माफ़ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं दोबारा का मौका भी नहीं दूँगा। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, दिलकश मुस्कुराहट, लेकिन मईद को इस वक्त इसकी मुस्कुराहट से खौफ आ रहा था। बीच ने साइड टेबल पर रखी वो नुकीली चीज़ उठाई, जिसे देखकर मईद का सांस रुक चुका था। ये इसने साइड टेबल पर कब रखी? शायद जब वो यहाँ आया था। इसके हाथ में मौजूद वो चीज़ देखकर मईद ने अपने हाथ इसके सामने जोड़ दिया, जबकि इसकी नज़रें चारों तरफ घूम रही थी। क्या पता कोई ऐसी चीज़ मिल जाती जिससे वो बीस्ट का मुकाबला कर सकता, लेकिन इस वक्त कमरे में कोई चीज़ ऐसी नहीं थी। वो कमरे के कोने में खड़ा यही सोच रहा था, यहाँ से निकलने का अब कोई रास्ता नहीं है।
प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तुम्हें तुम्हारे बाप का, तुम्हारी माँ का वास्ता। इसके कहने पर बीस्ट की रगें तन चुकी थी, जबकि आंखों की सुर्खी भी बढ़ चुकी थी। अगली ही पल इसने मईद की सांसें रोक दी। इसने इस तरह से इसे मारा कि इसकी चीख भी नहीं निकल सकी थी, जबकि इसकी सांसें रोकने के बावजूद वो बेदर्दी से इसे मार रहा था। इसके कमरे की लाइट खुली देखकर आहिस्ता से दरवाज़ा खुलकर हरीम इसके कमरे में आ गई। रूही, तुम सोई नहीं हो? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मामा ने कहा था आपको आराम करवाना है, कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लेती। इसकी बात पर हरीम मुस्कुराते उसके पास बैठ गई। 3 दिन पहले ही वो हॉस्पिटल से आई थी। मैं ठीक हूँ, कमरे में पानी नहीं था तो वही लेने आई थी। तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन देखी तो यहाँ आ गई। क्या कर रही हो? मैं स्टोरी पढ़ रही थी। कौन सी? ब्यूटी एंड द बीस्ट। रूही ने स्टोरी बुक इसके सामने रखी। इस किताब में स्टोरी के साथ साथ कार्टून स्टाइल में तस्वीरें भी मौजूद थी। मुझे ऐसी स्टोरीज बहुत पसंद नहीं, ऐसी बुक्स बहुत पसंद है। मतलब लाइक पुरानी कहानियाँ मुझे बहुत पसंद है, लोक कहानी। अगर किसी को ऐसी कोई बुक्स का पता है तो मुझे बताइएगा। तुम तो कह रही थी अब तुम फर्स्ट ईयर में जाओगी, तो अब तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन फिर भी ये बच्चों वाली कहानी पढ़ रही हो। भाभी, ये स्टोरी मुझे बहुत पसंद है और पता है मैं क्या सोचती हूँ कि मेरी लाइफ में कोई बीस्ट आएगा और वो मुझे कैद कर लेगा। रूही मेरी जान, ये सारी बातें सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये बीस्ट तो अपनी ब्यूटी से इतना प्यार करता है भाभी, वो शहजादा होता है और हाँ, वो अपनी ब्यूटी से बहुत प्यार करता है। तुम फिक्र मत करो, हम भी अपनी ब्यूटी के लिए ऐसा शहजादा ढूंढ लेंगे जो इससे बहुत प्यार करेगा। इसने रूही के गाल भरे भरे गालों को खींचते हुए कहा, जबकि इसकी बात सुनकर वो शर्मा कर अपना चेहरा तकिए में छुपा की। अच्छा अब सो जाओ, फिर सुबह एडमिशन के लिए भी तो जाना है। इसके कहने पर वो अपना सर हिलाकर वार्डरोब से नाइट सूट निकाल कर वॉशरूम में घुस गई। यही रुको बेटा, मुझे बस 15 मिनट लगेंगे, मैं अभी आ रहा हूँ। इसके कॉलेज से बाहर आते ही हुसैन साहब ने मोबाइल अपनी जेब में रखकर कहा, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? बस अभी आ रहा हूँ रूही, एक दोस्त की वालिदा इस वक्त हॉस्पिटल में है, मैं इसे पैसों की ज़रूरत है। अब हॉस्पिटल यहीं पास में है, मैं इसे पैसे देकर आ रहा हूँ। ठीक है, आप जाएं, बस जल्दी आ जाइएगा। यही रहना, मैं बस 15 से 20 मिनट में आ जाऊँगा। और आयशा को कहना जब तक मैं नहीं आ जाता वो आपको छोड़कर नहीं जाएगी। इनके कहने पर इसने अपने सर को जिनबिश दी और वापस कॉलेज के अंदर चली गई। आयशा ने अभी तक इसकी वजह से एडमिशन नहीं लिया था। इसका कहना था कि इसी बहाने इन दोनों की मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि मैट्रिक के प्रैक्टिकल के बाद से इन दोनों की कोई मुलाकात नहीं हुई थी। कॉल पिक करते ही दाद ने इसे सलाम किया। टाइम क्या हो रहा है दाद? इसके सवाल पर दाद ने हैरत से घड़ी की जानिब देखा। क्या इसने टाइम पूछने के लिए फ़ोन किया था? सर 10 बजने में 2 मिनट बाकी हैं। कहाँ हो तुम इस वक्त? सर घर पर हूँ। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि 10 बजे तुम मुझे पिक करना है तुम्हें। इसके कहने पर दाद ने अपने सर पर हाथ मारा। सर वो मैंने सुना था कि आपकी फ़्लाइट लेट हो गई है। इसने कमज़ोर सा बहाना बनाया, क्योंकि ये बात वो इसे बताकर अपनी शामत नहीं बुलवाना चाहता था कि अपने सर को वापस लाना वो भूल गया था। बहाने बनाने के बजाय यहाँ आओ, एड्रेस भेज रहा हूँ तुम्हें, और 5 मिनट में तुम्हें यहाँ नहीं पहुँचे तो मेरे कत्ल केस लिस्ट में अगला नाम तुम्हारा होगा। जी सर, मैं बस आ रहा हूँ। इसने जल्दी से फ़ोन रखा और घर से निकल गया। अगर 5 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर हो जाता तो बीस्ट वाकई में अगला नंबर इसका ले आता। 5 मिनट में कैसे पहुँच सकता है वो उधर? ना तो उसकी गाड़ी में पंख है और ना ही वो कोई जिन्न है जो गायब होकर उधर चला जाए। रूही, ये मेरी दोस्त और मेरी कज़िन है, और अब ये भी हमारे साथ इसी कॉलेज में एडमिशन ले रही है। इसके करीब आती आयशा ने अपने बराबर खड़ी लड़की का इससे तारुफ करवाया। कितनी प्यारी है, जितना सुना था आप इससे ज़्यादा प्यारी हो। इसे देखते ही हमना ने कहा, जबकि अपने लिए तारीफ सुनकर इसने मुस्कुराते हुए नजरें झुका दी। आप आयशा की दोस्त हो तो फिर मेरी भी हो, बिल्कुल। और अब इंशाल्लाह आपसे अगली मुलाकात क्लास में होगी। आयशा और इसके साथ अलविदाही कलमात अदा करके वो कॉलेज से चलेगी, क्योंकि बाहर इसका भाई इसका वेट कर रहा था। तुम वापस क्यों आ गई? पापा को इमरजेंसी में जाना पड़ गया, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं वापस अंदर चली जाऊँ, और ये बात भी कही कि आयशा से कहना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता आयशा मुझे छोड़कर नहीं जाए। अच्छा, कितना टाइम लगेगा इन्हें आने में? 15 से 20 मिनट कहे थे। अच्छा, तो जब तक हम सामने बने कैफ़े में होकर आए। इसके कहने पर रूही ने हैरान नजरों से इसे देखा। नहीं आयशा, क्या हो गया है? हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? हम कौन सा मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं? बस कैफ़े में चलते हैं। तुम कुछ लेना चाहो तो ले भी लेना। वैसे भी तुम आज तक कभी अकेले घर से भी बाहर तो नहीं गई हो। इसका हाथ पकड़ कर वैसे बाहर की जानिब ले जाने लगी, जब रूही ने अपना हाथ इसकी गिरफ्त से छुड़ा दिया। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मामा को पता चला तो डांट पड़ेगी। पापा जब आएंगे तो जब तुम्हें चलना हो तो वो हमें ले जाएंगे। रूही, ज़िंदगी में थोड़ा तो एडवेंचर लाओ। मुझे नहीं जाना आयशा, तुम्हें इतना शौक है तो तुम चली जाओ। तुम क्या मेरी बात नहीं मानोगी? नहीं, तुम्हें अंकल आंटी की कसम, तुम ऐसा नहीं कर सकती। कसम वापस लो। मैं ऐसा कर चुकी हूँ और मैं वापस नहीं लूँगी। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। आज पहली बार मुझे मौका मिला है तुम्हारे साथ बाहर जाने का, तो मैं फ़ायदा क्यों नहीं उठाऊँ? इसकी नम आंखों को नज़रअंदाज करके वो इसका हाथ पकड़े इसे बाहर की जानिब लेकर चली गई। कहाँ हो तुम इस वक्त? कॉल पिक करते ही संजीदा सी आवाज़ से सुनाई दी। लाहौर। अच्छा, लाहौर में हो, लेकिन कहाँ से आ रहे हो? सोदिया।
क्या करने गए थे? डैड जब जानते हैं तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तुम्हारी इन हरकतों से मैं तंग आ चुका हूँ। तैमूर साहब की गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई थी, जिसे सुनकर गहरा सांस लेकर वो अपनी जगह से और कैफ़े से बाहर आ गया। इस पे तंग आने वाली क्या बात है? बल्कि आपको तो अब इस सबकी आदत हो जानी चाहिए। तुम क्यों ऐसे काम करके मुझे गुस्सा दिलाते हो? वो जितने गुस्से से कह रहे थे, दूसरी तरफ मौजूद शख्स इतने ही इत्मीनान से खड़ा था। चलो, हमने कैफ़े देख लिया, अब चलते हैं। कैफ़े के करीब आते ही इसने कहा और वापस कॉलेज जाने के लिए जाने लगी। वैसे भी कॉलेज और कैफ़े आमने सामने ही बने थे। रुको, क्या हो गया है रूही? मैं तुम्हें बता रही हूँ आयशा, अगर मामा को इस बारे में पता चला तो मैं तुमसे दोस्ती ख़त्म कर लूँगी। मुझे डर लग रहा है, ऐसे कभी बाबा भाई के बिना नहीं आई। देखो मेरा दिल भी कितना तेज़ धड़क रहा है। इसने खुद ही अपना हाथ अपने दिल पर रख लिया, जो मामूल से ज़्यादा तेज़ धड़क रहा था। ओ फल्ला डरपोक, जाओ तुम कॉलेज। तुम नहीं चलोगी? नहीं, मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाऊंगी। तुम चली जाओ या मैं छोड़ कर आऊँ? नहीं, मैं चली जाऊंगी, सामने ही तो है। इसकी बात सुनकर आयशा अपना सर हिलाकर कैफ़े में चली गई, जबकि वो खुद भी गहरा सांस लेकर कॉलेज जाने के लिए मुड़ी, जब नज़र सामने खड़े शख्स की तरफ उठी, जिस वक्त फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। वाइट शर्ट के साथ इसने ब्लैक जीन्स और जैकेट पहन रखी थी। इसकी नज़रें सामने खड़े शख्स की जैकेट पर मौजूद थी, जब जहाँ कुछ अलग सा नज़र आ रहा था। इसने हर तरफ देखा। कैफ़े और कॉलेज के अलावा इस जगह में बस एक वीरान बिल्डिंग मौजूद थी और वहाँ पर एक आदमी बंदूक का निशाना इस शख्स की तरफ किए बैठा था। बिल्डिंग में छुपे इस आदमी का सिर्फ सर दिख रहा था, जबकि ये मंजर देखते इसका जहन तेज़ी से चलने लगा और वो भागने के अंदाज में खुद से चंद कदम दूर शख्स की तरफ बढ़ी और इसे धक्का दे दिया। गोली चली थी, जिस पर चलाई थी वो बच चुका था, लेकिन इसके बाजू पर लग चुकी थी। बंदूक पर शायद साइलेंसर लगा हुआ था। सर, आप ठीक हैं? दाद भागता उसके करीब आया। वो अभी अभी यहाँ पर आया था और यकीनन यहाँ का सारा मंजर देख चुका था। इस आदमी को पकड़ो, यकीनन वो बिल्डिंग में है। दाद से कहकर वो रोती हुई रूही की जाने मुड़ा। इसके बाजू से खून निकल रहा था और पहने हुए सफ़ेद कपड़े भी खून में रंग रहे थे। बच्चे, रोने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाऊँगा। अभी बच्चे और बाद में तुम मेरा जुनून हो फलाना, पता नहीं क्या। मामा, तकलीफ़ की वजह से इसकी आंखों से आंसू तेज़ी से बह रहे थे। मामा, ये तकलीफ़ इस नाजुक वजूद के लिए बहुत ज़्यादा थी। जब भी ये तकलीफ़ बर्दाश्त न करते हुए बेहोश हो चुकी थी। इर्द गिर्द लोगों का रश लगना शुरू हो चुका था, जिन्हें नज़रअंदाज करके इसने रूही को अपने बाहों में उठाया और इसे लेकर गाड़ी की तरफ चला गया, जो दाद यहाँ लाया था। रूही का पहना सफ़ेद दुपट्टा इसने इसके बाजू पर बांधा था, क्योंकि इस वक्त इसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे वो इसके खून रोकने के लिए इसके बाजू पर बांध देता। कौन है वो लड़की? हॉस्पिटल में इसके पास पहुंचते ही तैमूर साहब ने सबसे पहला सवाल पूछा। इनकी आवाज़ सुनकर इसने चौंक कर सर उठाया और फिर इनके पीछे खड़े दाद को घूरने लगा, जबकि इसके ऐसा करते ही दाद ने अपनी नज़रें झुका ली। इसे मत देखो, आने में देर हो गई थी तो इसलिए मैंने खुद इसके पास फ़ोन किया था। तो मुझे बताओ वो लड़की कौन है, इसका नाम क्या है, अब कैसी है? डैड, मैं नहीं जानता वो लड़की कौन है। इस वक्त वो बेहोश है और जब होश में आएगी तो सबसे पहले इसका नाम पूछूंगा। आप यहाँ क्या करने आए हैं? दाद के बताने पर तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी तो यहाँ चला आया। मुझे इस लड़की का शुक्रिया अदा करना है जिसने मेरे बेटे की जान बचाई। मेरी ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। इस लड़की ने मेरी जान नहीं बचाई और वो बस एक वसीला बनी थी। गोली किसने चलाई? इनके पूछने पर इसने दाद की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। सर, वो आदमी पकड़ा गया, इस वक्त वो टॉर्चर सेल में है। वो आदमी पकड़ा गया है, इस वक्त वो टॉर्चर सेल में है, जहाँ पर मैं इसे टॉर्चर करके ये बात जान लूँगा कि गोली इसने किसके कहने पर चलाई थी। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? मेरी कौन सी किसी से कोई दुश्मनी है? इसकी बात पर तैमूर साहब ने आंखें छोटी करके इसे घूरा। वाकई तुम्हारे पास कोई एक वजह नहीं है दुश्मनी की। सबसे पहली वजह, तुम सियासतदान तैमूर कासमी के बेटे हो, और दूसरी वजह जो सबसे बड़ी है, जिसे हर कोई जानता है, वो ये कि तुम बीस्ट हो, जिसे ये डर नहीं है कि वो खुलेआम लोगों को मारता फिरता है। अगर तुम अभी तक बचते आए हो तो इसकी वजह यह है कि पुलिस को आज तक तुम्हारे खिलाफ सबूत नहीं मिला है, मिलेगा भी नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा इतनी सफाई से काम करता है, भीड़ में लोगों को मारता है, फिर भी आज तक किसी ने इसे नहीं पकड़ा। और ये बात आप भी जानते हैं, मैं सिर्फ इन्हीं लोगों को मारता हूँ जो मुजरिम होते हैं, जो जुल्म करते हैं, और यह कानून इन्हें इनके किए की सज़ा नहीं देता। इसकी बात पर तैमूर साहब ने अफसोस से देखा। तुम जानते हो जहाँ तुम्हारे इस काम उनका जानते हो जहान, ओ इसका नाम जहान है। तुम्हारे इस काम की वजह से मैं कितना परेशान रहता हूँ। हर वक्त ये झटका लगा रहता है कि तुम्हें कुछ ना हो जाए। इनकी आवाज़ भीग चुकी थी। खैर, मुझे इस लड़की के पास लेकर चलो, मुझे इसे देखना है। इनकी बात पर अपना सर हिलाकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। बहुत कम उम्र लग रही है, इसे देखते तैमूर साहब ने कहा, लेकिन मैं इसका ये एहसान ही भूलूंगा। डॉक्टर ने कहा, क्या कहा है? कोई ख़तरे वाली बात तो नहीं है? नहीं, गोली बस छू कर गुजरी थी और ये डरपोक लड़की इसी में बेहोश हो गई। एक कम उम्र लड़की से तुम और क्या उम्मीद रखते हो? इसका ख्याल रखना। और दाद, जहान से बात करके उन्होंने अपना रुख दाद की तरफ किया। इसके घर वालों का पता करो। आप क्या करेंगे जानकर? इसने पेशानी पर बल डालकर अपने बाप को देखा। इसने जान बचाई है तुम्हारी। जहाज़ेब तैमूर कासमी की ये कोई आम बात नहीं है।
ठीक से शुक्रिया अदा करूँगा इस बच्ची का, इसके घर वालों का, इसका ख्याल रखना। इसका कंधा थपथपाकर उन्होंने एक नज़र बेड पर बेहोश रूही पर डाली और दाद को अपने साथ आने का इशारा करके वहाँ से चले गए। इनके जाते ही वो बेड पर बैठकर गौर से इसका चेहरा देखने लगा। साफ रंगत इस वक्त जर्द हो रही थी, फूले फूले गुलाबी गाल और लंबी पलकें इसके चेहरे पर मासूमियत थी, बेइंतहा मासूमियत। इसके गुलाबी लब दिखने में ही इतने नरम लगते थे कि इन्हें छूने की चाह महसूस होती। यकटुक वो इसके चेहरे को देखते जा रहा था। जब इसे रूही की पलकों में चिंपिश महसूस हुई, इसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली। नज़र सबसे पहले सफ़ेद छत पर की। वो झटके से उठी, जिससे बाजू में तकलीफ हुई। हल्की सी चीख इसके लबों से निकली जबकि आंखें नम हो गई। दर्द हो रहा है। भारी मर्दाना आवाज़ पर इसने अपनी तकलीफ से ध्यान हटाकर बेड पर अपने बिल्कुल करीब बैठे शख्स को देखा। आप कौन हैं जिसे तुमने धक्का दिया था, जिसके बदले की गोली खाई थी? मुझे मामा के पास जाना है। मामा के पास क्यों जाना है? मुझे दर्द हो रहा है। अब की बार आंसू इसकी आंख से गिरना शुरू हो चुके थे। यकीनन इसे दर्द ज़्यादा हो रहा था या शायद ये कम दर्द भी इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तुम्हारे दर्द का इलाज तो मैं भी कर सकता हूँ। नहीं, मुझे मामा के पास जाना है। रूही की बात सुनकर वो गहरा सांस लेकर बड़बड़ाया, मामा आस्कर। मोबाइल जेब से निकाल कर इसने दाद को कॉल मिलाई और इसे कमरे में बुलाया। कहाँ दर्द हो रहा है? जहान ने इसके बाजू पर हाथ रखना चाहा, जिससे वो थोड़ा खिसक कर पीछे हुई। इसकी इस हरकत पर जहान ने हैरत से इसे देखा। क्या हुआ है? आप मुझे हाथ मत लगाएं। क्यों? इसने फुर्सत से इस छोटी सी नाक और गुलाबी लबों वाली लड़की को देखा। आप अजनबी हैं? मामा कहती हैं अजनबी से दूर रहना चाहिए। हाँ हूँ तो मैं अजनबी, लेकिन ये बात जहन में नहीं आई जब तुमने मेरी जान बचाई थी। मामा कहती है कि लोगों की मदद करनी चाहिए। मैंने देखा वो आदमी आपकी तरफ गोली चला रहा था, तो मैंने बस इसीलिए ये सब किया। मुझे जानती हो तुम? मैं कौन हूँ? इसने मध्यम आवाज़ में इसे देखते हुए पूछा, जिस पर इसने अपना सर नफ़ी में हिलाया। कौन है आप? जहान। तुम बस मुझे इतना ही जान लो और मुझे बताओ तुम वहाँ कैफ़े में क्या कर रही थी? वो भी अकेली? मैं कॉलेज गई थी फर्स्ट ईयर के एडमिशन के लिए। फिर मेरी दोस्त आयशा ने मुझे मामा पापा की कसम दी और मुझे ज़बरदस्ती कॉलेज के साथ बने कैफ़े में ले गई। फिर मैंने आपको देखा और मैं दरमियान में आई, जिससे मुझे गोली लगी और फिर शायद मैं बेहोश हो गई। जहान हैरत से इस लड़की को देख रहा था जिसके नज़दीक वो अजनबी था, फिर भी इसे पूरी तफसील बता रही थी। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? आप अजनबी हैं? मैं आपको अपना नाम क्यों बताऊंगी? रूही के कहने पर बेसाख्ता इसकी हंसी छूटी। वो अजनबी को अपना नाम नहीं बता सकती जबकि बाकी की तफसील आराम से बता चुकी थी। इस लड़की में कितनी अकल थी, ये बात वो इन चंद मिनटों में ही जान चुका था। लड़के कहते हैं ना कि लड़कियों में अकल नहीं होती, असली वजह तो यही है। जब लड़कियां ही ऐसे नावल लिखती हैं जिसमें हीरोइन इतनी मासूम और कम अकल दिखाई जाती है, तो ऐसे ही कहना है सबने। सर आपने बुलाया था? कमरे में दाखिल होकर दाद ने कहा। पता चल गया? जी सर्विस वक्त कॉलेज में ही है। इसकी बात पर इसका सर हिला कर वो रूही की तरफ मतवज्जा हुआ। तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया। कोई बात नहीं, मेरे लिए अब से तुम प्रिंसेस हो और अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तुम्हारे पापा तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। कहाँ है वो? इसने बेचैनी से पूछा। दाद तुम्हें इनके पास छोड़ आएगा। इसने दाद की तरफ इशारा किया, जबकि इसके कहने पर रूही ने अपने कदम ज़मीन पर रखे और वहाँ से जाने लगी। इससे तो बस इस वक्त अपने पापा के पास जाने की जल्दी थी। जहाँ से ने हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा वो सफ़ेद दुपट्टा देखा जिस पर खून लगा हुआ था। इस वक्त वो बिना दुपट्टे के खड़ी थी और इसे एहसास भी नहीं था। रुको प्रिंसेस, भारी आवाज़ ने रूही के चलते कदम रोके। इसने मुड़कर जहां की तरफ देखा जो इसे ही देख रहा था। अपनी जगह से उठकर वो रूही के करीब आया और अपनी जैकेट उतार कर इसके कंधों पर डाल दी। ध्यान से लेकर जाना। इसका अंदाज दाद को साफ समझा रहा था कि ध्यान से लेकर जाना, वरना कोई गड़बड़ हुई तो तुम्हारी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं। जी सर, आप बेफिक्र हैं। रूही को लेकर वो कमरे से चला गया और इसके जाते ही जहां ने बेड पर पड़ा वो सफ़ेद दुपट्टा उठा लिया। अपने बजते चल गुम्मी हो गया, कोई हाल नहीं तेरा। अपने बजते फ़ोन को इसने पहले ही बैल पर उठा लिया। सब ठीक है दाद? जी सर। कहाँ छोड़ा इसे? इनके वालिद के पास, कॉलेज में ही थी। काफ़ी परेशान थे, मैडम को ही हर जगह ढूंढ रहे थे। तुमने इनसे क्या कहा इनकी बेटी के बारे में? सर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वहाँ पहुँचती मैडम ने सब कुछ बता दिया। सांस काफ़ी फूल रहा था, लेकिन जब तक बात मुकम्मल नहीं हुई वो चुप नहीं हुई। इसकी बात सुनकर जहाँ ज़ेब के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ी, जहन में बिख्तियार इसका तस्वर आया। फूली सांसों के साथ बातें करती वो फूले फूले गालों वाली मासूम लड़की कितनी क्यूट लग रही होगी। नाम क्या है इसका? रूही हुसैन। दाद की बात सुनते ही इसने काट कर अपनी आंखें मूंद ली। रूही हुसैन नहीं। इसने खुद ही अपने नाम की बात की नफ़ी की और फिर ख्याल आते ही लबों पर मुस्कुराहट रहेंगी। रूह, जहाँ की रूह, जहाँ ज़ेब तैमूर, काज़मी की रूह। फिर से काज़मी जान क्यों नहीं छोड़ता? रूही हुसैन नहीं, इसने खुद ही अपनी बात की नफ़ी की। ये अभी नहीं पढ़ा है।
इसने अपनी आंखें बंद करके रूही का तस्वर किया। लबों पर एक मुस्कुराहट दौड़ी जो कि जल्द ही जुदा होगी। इसने अपनी आंखें दोबारा खोली। इस बार चेहरे पर सख्ती थी जो बीस्ट के चेहरे पर रहती थी। नहीं, वो मेरी कैसे हो सकती है? वो तो बहुत मासूम है। भला एक बीस्ट के साथ वो ज़िंदगी कैसे गुजार सकती है? नहीं, मेरी और इसकी दुनिया अलग है, बहुत अलग। वो खुद से बड़बड़ाते हुए कह रहा था। पहली बार ऐसा हुआ था कि जहाँ से काज़मी ने अपनी पसंद को छोड़ा था, लेकिन वो भी सिर्फ इस शर्त पर कि वे इसे दोबारा कभी न मिले। अगर रूही हुसैन इसे दोबारा मिली तो फिर जहाँ की रूह को इससे कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। इसके घर में दाखिल होते ही ज़हरा बेगम और हरीम इसे देखते ही परेशानी से इसकी तरफ बढ़ी, क्योंकि इसके कपड़ों पर लगा खून दूर से ही दिख रहा था। क्या हुआ इसे? इसके जर्द चेहरे को देखकर ज़हरा बेगम ने परेशानी से कहा, हरीम इसे कमरे में ले जाओ। ज़हरा बेगम के सवाल का बिना कोई जवाब दिए उन्होंने हरीम से कहा, जिसे कमरे में ले कि हुसैन क्या हुआ है इसे? कुछ नहीं हुआ, ठीक है, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। छोटा सा एक्सीडेंट हुसैन? इसकी हालत देखिए आपने, पूरी जर्द हो रही है, वो कपड़े इसके खून से रंगे हुए हैं। ज़हरा परेशानी वाली क्या कोई बात नहीं है, ठीक है हमारी बच्ची, बस इस पर शुक्र अदा करो, नरमी से कहते हुए इन्हें अंदर अपने साथ लेके। क्या हुआ है रूही तुम्हारे साथ? इसे बेड पर बिठाकर हरीम ने फिक्रमंदी से पूछा। छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। इसने अपने अंगूठे और अपनी उंगली की पोरों को मिलाकर इसे बताया। ये बात हुसैन साहब ने इसे गाड़ी में बता दी थी कि ये बात किसी को नहीं बताने कि तुम्हें गोली लगी है, बिला वजह सब परेशान होंगे। इनकी बात सुनकर इसके चेहरे के तासरात बिगड़े थे। वो जो कब से सोच रही थी कि सबको अपनी इस बहादुरी का किस्सा सुनाएंगी कि रूही ने गोली खाई है। बस सारी सोचें डूब चुकी थी, क्योंकि पापा की बात भी तो माननी है। अच्छा तुम ऐसा करो, कपड़े बदलो, मैं हेल्प कर देती हूँ, फिर तुम्हें जूस बना कर दूँगी, हरीम ने इसके कपड़े अलमारी से निकालते हुए कहा। और कमज़ोरी होने की बावजूद वो मुस्कुराते हुए अपने लिए परेशान अपनी भाभी को देखती रही। वह इस वक्त अपने बनाए गए टॉर्चर सेल में मौजूद था। वहाँ चंद कमरे बने हुए थे, जिनमें से वो सबसे पहले वाले कमरे में दाखिल हो गया, जहाँ एक आदमी कुर्सी पर बंधा हुआ था। इसका सर लटका पड़ा था, जिससे दिख रहा था कि वो बेहोश है। इसने दांत को इशारा किया, जिसे समझकर वो बाहर चला गया और 2 मिनट बाद इसकी वापसी होगी। इसके हाथों में बाल्टी थी, ठंडे यख पानी से भरी बाल्टी, जो इसने कुर्सी पर बंधे शख्स पर उलटती। इसके ऐसा करते ही वो शख्स हड़बड़ा कर उठा। नज़र सबसे पहले अपने सामने खड़े शख्स पर गई, जिसने इस वक्त वाइट शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स और पहनी हुई थी। मैन इन वाइट एंड ब्लैक, अलग लेवल है। एक ही बार सवाल पूछूंगा, जवाब दे देना, वरना अंजाम के लिए तैयार है ना। शर्ट की आस्तीन कोहनियों तक चढ़ाकर वही शख्स के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। नाम क्या है तुम्हारा? ज़ुबैर। जवाब देकर इसने डरते डरते अपनी निगाह टेढ़ी करके अपने से चंद इंच फासले पर रखी इन चीज़ों को देखा। छोटी से लेकर बड़ी तक मारने वाली, किसी चोट को पहुंचाने वाली हर चीज़ यहाँ मौजूद टेबल पर तरतीब से अलग अलग करके रखी हुई थी। इन चीज़ों को देखकर इसने अपना थूक निकला। बीस्ट, मुझे जाने दो। किसके कहने पर तुम मुझे मारने आए थे? इसने संजीदा चेहरे के साथ फिर सवाल किया। अब्दुल्ला मुझे उन्होंने भेजा था। इनका कहना था कि वो ड्रग असला वगैरह वो दूसरे मुल्क में पहुंचाना चाहते हैं। वो तुम्हारी वजह से नहीं जा रही है। तुम इनके 3 बंदे मार चुके हो, इसलिए तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने मुझे पैसे दिए थे। मैं अगर तुम्हें छोड़ दूँ तो अब्दुल्ला तुम्हें मार देगा। मरना तो तुम्हें है। नहीं, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा, इसने जल्दी से कहा। बचने की उम्मीद जो नज़र आ रही थी। अपना अगला माल वो कहाँ भेजेगा? अभी अपना माल वो पाकिस्तान के शहर में ही भेजेगा। कौन सा शहर है मुझे नहीं पता, लेकिन जो लड़का ये काम करेगा इसका नाम जैन है। लड़के का पूरा नाम क्या है? जैन गफ़ार। वो इसी शहर में रहता है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जाने दो। तुमसे किसने कहा मैं तुम्हें जाने दूंगा? वो अजीब से अंदाज में हंसा। मैं तुम्हें सब बता चुका हूँ बीस्ट। मैंने ये कब कहा कि सब जानने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? इसने टेबल पर रखी बंदूक उठाई, जिससे देखकर ज़ुबैर के चेहरे पर खौफ छा चुका था। बीस्ट, मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा, तुम जो बोलोगे मैं करूँगा। बीस्ट ने गहरी नज़रों से इसे देखा। मौत के खौफ से तुम अपने मालिक के साथ गद्दारी कर रहे हो, कल मेरे साथ भी कर सकते हो। मुझे तुम जैसे गद्दार लोग नहीं चाहिए। इसने गोली चलाई, जो ज़ुबैर के बाजू को छूती हुई गुजर गई। दर्द से इसकी चीख निकली, जिसे सुनकर बीस्ट के अंदर इत्मीनान भरी लहर दौड़ी। तुम मर्द होकर इस दर्द पर चीख रहे हो? वो तो एक नाजुक सी लड़की थी जिससे तुमने ये तकलीफ़ दी थी, इसे कितना दर्द हो रहा होगा। दांत पीसते इसने गुस्से से कहा और बंदूक इसके दूसरे हाथ पर रख कर चला दी। मुझे समझ नहीं आ रहा, पहले गैंगस्टर नावल मिलते ही नहीं थे, और अब मैं वैसे ही कोई नावल उठा लूँ तो वो बाद में गैंगस्टर बेस निकल आ रहा है। ये तीसरा कोई नावल है इसी वीक में शायद जो मैंने गैंगस्टर बेस्ड पे पढ़ी हूँ। इसके बाजू से निकलता खून ज़मीन पर गिरने लगा और दर्द से तड़पते हुए बेहोश हो चुका था। इसके बेहोश होते ही वो अपनी जगह से उठा। सर, इसका क्या करना है? इसके खड़े होते ही दाद ने पूछा। इसका इलाज करो, जब होश में आए तो दोबारा यही डोज दो, और इसके बाद जिस बिल्डिंग से इसने गोली चलाई थी वहाँ की छत से इसे फेंक देना।
इसकी बात सुनकर दाद ने जल्दी से अपना सर इस बात में हिला दिया। बीस ने मुड़कर एक नज़र कुर्सी पर बंदे ज़ुबैर पर डाली और वहाँ से चला गया। कमरे में दाखिल होते इसने सबसे पहले अपने कपड़े बदले, क्योंकि सफ़ेद शर्ट पर खून के दाग लग चुके थे। फ्रेश होकर इसने डार्क ब्लू ट्राउज़र पर वाइट टी शर्ट से वेतन की थी। अपने कमरे में मौजूद नरम सोफे पर बैठकर इसने टेबल पर रखा सिगरेट का पैकेट उठाया और इसे जलाकर लबों में लगा दबा दिया, जबकि जहन के पर्दे पर अपनी प्रिंसेस के साथ हुई मुलाकात चल रही थी और इसका ख्याल ही जहाँ ज़ेब के लबों पर मुस्कुराहट ला चुका था। तुम सच कह रही हो रूही, तुम्हें गोली लगी थी? हमना ने अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरत से कहा। इस वक्त वो दोनों कैंटीन में बैठी हुई थी। आयशा आज नहीं आई थी। इसे गोली चाहते हुए 4 दिन हो चुके थे और इन 4 दिनों में ही इसकी हमना से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। इसकी क्लासेस शुरू हो एक माह होने वाला था, लेकिन जब तक वो मुकम्मल सेहतियाब नहीं होगी और इसके चेहरे की पीली रंगत जो सिर्फ ज़हरा बेगम और हरीम को दिख रही थी ख़त्म नहीं होगी, तब तक ज़हरा बेगम ने इसे कॉलेज नहीं आने दिया। हाँ, वो लड़का खड़ा था, मैं ऐसे गई और इसे ऐसे धक्का दिया। अपने हाथों का इस्तेमाल करके वो इसे सारे स्टेप करके दिखा रही थी। जब से कॉलेज आई थी वो इसी कश्मकश में मुबतला थी कि ये बात हमना और आयशा को बताए या नहीं, क्योंकि पापा ने इसे ये बात बताने से मना किया था, लेकिन फिर इसे खुद ही सोचा कि उन्होंने घर वालों को बताने से मना किया था, दोस्तों को थोड़ी। इसलिए आज वो पूरी स्टोरी हमना को सुना रही थी। सबको बताना भी तो था कि वो कितनी बहादुर है। फिर क्या हुआ? तजस्सुस से कहती हुई हमना ने अपनी चेयर मज़ीद आगे की। फिर एक आदमी था, वो लड़का इसे दाद बुला रहा था, तो इस लड़के ने मुझे इस आदमी के साथ पापा के पास भिजवा दिया। तो तुम तो बहुत बहादुर हो रूही। इसके कहने पर रूही ने शर्मा कर अपनी तारीफ़ वसूल की। अच्छा, मैं देख लूँ भाई, मुझे लेने तो नहीं आगे। अपना बैग और टेबल पर रखी किताब उठाकर वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। रूही भी इसके साथ साथ ही चलने लगी और गेट तक पहुँचने तक भी वो दोनों बातें करती रही। हमना का भाई लेने आ गया था और इसलिए रूही को अल्लाह हाफिज़ कहकर वो बाहर निकल गई और इसके जाते ही रूही भी दोबारा कॉलेज के अंदर चली गई। हुसैन साहब एक ही फ़िक्स टाइम पर इसे लेने आते थे और अभी इनके आने का टाइम नहीं हुआ था। तुम्हारे साथ ही लड़की कौन थी? इसके गाड़ी में तो बैठते ही जैन ने पूछा, जो कब से गेट पर खड़ी रूही को देख रहा था, जो अंदर कॉलेज में जा चुकी थी। वो मेरी दोस्त है, मैं बहुत प्यारी है। हाँ, वो तो लग रही है। ये बात इसने दिल में सोची। ओ फल्ला, मैं इसकी किताब भी ले आई। रुक जाए, मैं देकर आती हूँ। अपने हाथ में मौजूद 3 किताबों में से एक रूही की थी, जो वो अपनी किताबों के साथ ही उठा लाई थी। तुम्हें नहीं रहने तो टाइम लगेगा, बाद में दे देना। नॉर्मल लहजे में कहते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी, जबकि जहन के पर्दे पर रूही का अक्स घूम रहा था। आंखें मूंदे हुए इस वक्त अपनी प्रिंसेस के ख्यालों में गुम था। ठंडे बंद कमरे में सिगरेट का धुआं फैला हुआ था। इसने आंखें खोलकर आधा बुझा हुआ सिगरेट एशट्रे में डाला और टेबल पर रखा। वो सफ़ेद दुपट्टा उठा लिया और हॉस्पिटल का मंजर याद करने लगा। आप कौन हैं जिसे तुमने धक्का दिया था, जिसके बदले की गोली खाई थी? मुझे मामा के पास जाना है। मामा के पास क्यों जाना है? मुझे दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा था इसकी मासूम सी आवाज़ अभी तक इसे सुनाई दे रही थी। गहरी मुस्कुराहट के साथ इसने रूही के दुपट्टे पर अपने लब रख दिए। आहिस्ता से वो अंदर दाखिल हुआ। हमना का बैग सामने सोफे पर ही रखा हुआ था। इसने जिप खोलकर बैग में मौजूद हमना की किताबें निकाली और इसमें से रूही की किताब तलाश करने लगा। 2 एक जैसी किताबें रखी हुई थी, जिनमें से एक हमना की थी तो ज़ाहिर था दूसरी रूही की ही होनी थी। इसने वो किताब खोली जहाँ पहले सफ़े पर छोटे-छोटे लफ्ज़ों में रूही हुसैन लिखा हुआ था। इसने मुस्कुराते हुए किताब बंद करती और जिस तरह आया था इसी तरह बाहर चला गया। इसे एक बहाना मिल चुका था रूही से मिलने का। हमना तो खाला के घर गई है और आज वहीं रहेगी, तो मजबूरन ये किताब मुझे ही देनी पड़ेगी मिस रूही। इसने अपने हाथ में मौजूद इस किताब को देखते हुए कहा। बाहर मेन गेट पर चौकीदार बैठा हुआ था, जो इसे देखते ही गेट खोल चुका था। घर में दाखिल होते ही इसने सबसे पहले ज़हरा बेगम और हुसैन साहब के कमरे की तरफ देखा। कमरे की लाइट ऑफ थी, यकीनन वो दोनों सो रहे थे। वैसे भी रात के 2 बज रहे थे। इनसे अब इसकी मुलाकात सुबह ही होनी थी। अपने कदम इसने रूही के कमरे की तरफ बढ़ा दिए। कमरे की लाइट ऑन थी और वो बेड पर सो रही थी। वो हमेशा लाइट ऑन करके ही सोती थी। आहत ने मुस्कुराते हुए इसे प्यार भरी नज़रों से देखा। इसके करीब जाकर इसकी पोजीशन दुरुस्त करने लगा। एक पाँव बेड पर जबकि दूसरा ज़मीन पर था और इसका कंबल आधा से ज़्यादा ज़मीन पर गिरा हुआ था। आहत ने इसे ठीक से लटाकर इस पर कंबल दुरुस्त करके डाला और इसके माथे पर अपने लब रख कर इसके कमरे से निकल गया। अब इसका इरादा अपने कमरे की तरफ जाने का था। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते इसके लोगों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। कमरे में पहले की निस्बत अब ज़्यादा सामान था। बेबी लोशन, पाउडर, बेबी कार्ड और दीगर सामान मौजूद था, लेकिन इतना सामान होने के बावजूद भी कमरे की हर चीज़ बहुत सलीके से रखी हुई थी। आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करके वो बेड पर लेटी हरीम के करीब आया। नरमी से इसके माथे पर अपने लब रखती है। हरीम को ज़हरा ने एक पार्टी में देखकर पसंद किया था और इसने खुद भी इनकी पसंद पर सर झुका दिया। अलबत्ता दिल में ये ख्याल ज़रूर आता था कि वो लड़की पता नहीं कैसी होगी, इसका मिजाज कैसा होगा, लेकिन इससे शादी होते ही सारे बुरे ख्यालात ने इसका पीछा छोड़ दिया। हरीम इसकी सोच से ज़्यादा अच्छी थी, हर शय में परफेक्ट।
दूसरी साइड पर आकर इसने बीच में लेट के अपनी बेटी को उठाया। वह 1 महीने की थी और काफ़ी ज़्यादा सेहतमंद थी। दिखने में बिल्कुल रूही की तरह थी। फूले फूले गाल वाली वो गुड़िया इस वक्त सो रही थी। इसे गोद में लेकर वो प्यार भरी नज़रों से देखने लगा। आप कब आए? इसने अपना चेहरा मोड़ कर देखा, जहाँ नींद से भरी आंखें बामुश्किल खोले वो आहत को देख रही थी। थोड़ी देर पहले इसे जवाब देकर वो दोबारा से अपनी बेटी को देखने लगा। इस वक्त ये लम्हा इसे दुनिया का सबसे हसीन लम्हा लग रहा था। आगे को सिरक कर हरीम इसके करीब आई और इसके कंधे पर अपना सर रख दिया। मुझसे मिले भी नहीं, बस आते ही बेटी को उठा लिया। बेटी को प्यार कर लूँ, फिर तुमसे भी अच्छे से मिल लूँगा। आहत ने इसके कान में सरगोशी की, जिस पर इसने मुस्कुरा कर अपनी पलकें झुका दी। अभी अपनी इंस्टा आईडी पे मैं वो वही सुन के आई हूँ जो मैंने बस वैसे ही बैठे बैठे पढ़ती थी। बस अलार थोड़ी था या ऐसे कुछ, और उसे सुनने के बाद मुझे खुद रोना आ रहा है। रियलिटी चेक। प्यारी है ना? हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह। जी नहीं, आप भी जानते हैं ये रूही की तरह है। मैं अभी तक पूछ ही नहीं सका। इसका नाम क्या है? हनीम। रूही ने रखा है। और आपको पता है मामा और इसकी नाम रखने पर कितनी लड़ाई हुई थी? फिर पापा ने इतनी मुश्किल से इनकी लड़ाई ख़त्म करवाई और रूही ने इसका नाम हनीन रख दिया। हनीन ही है ना? वैसे मैं हुनैन लफ्ज़ पढ़ती होती थी स्टार्टिंग से, मुझे पता नहीं है ये क्या है। इनकी लड़ाई याद करके हरीम की हंसी छूटी। कोई बात नहीं, हम और लेकर आ जाएंगे, ताकि अब इसका नाम मामा रख लें। आहत की शरारत से कहने पर हरीम ने घूर कर इसके मजबूत बाजू पर मुक्का रसीद किया, लेकिन जानती थी इससे सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खाना खाया आपने? लेकर आऊँ? नहीं, तुम बस मेरे पास रहो, कपड़े तो चेंज कर ले, नहीं करने इस वक्त बस मुझे सोना है। हनीम को दोनों के बीच में लटा कर इसने हरीम को अपने बाजू पर लटा दिया और ख़ुद भी सुकून से अपनी आंखें मूंद ली। जब से इसे हनीन की इस दुनिया में आने की खबर मिली थी, तब से रोज़ इसे यही डर लगा रहता कि वो वापस जा भी सकेगा या नहीं, अपनी बेटी को देख भी सकेगा या नहीं। लेकिन वो देख चुका था। अपनी आंखें बंद करके इसने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया और अपनी सोई हुई बेटी को देखकर फिर से मुस्कुरा दिया। मैं अभी गूगल करके आ रही हूँ। अगर आपने उर्दू में पढ़ना है तो हुनैन है, और अगर आपने इंग्लिश में पढ़ना है तो हनीन है। अब मैं अगर दोनों तरह पढ़ लूँ तो मुझे डांटिएगा मत। बालों की ऊंची पौनी बनाए, कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस वो अपना बैग पकड़े तेज कदमों से भागकर डाइनिंग रूम में आई, जहाँ बैठे शख्स को देखकर इसे खुशगवार हैरत हुई। भाई आप कब आए? वो भागते हुए आहत के पास गई। वो जो अपना नाश्ता कर रहा था, इसकी आवाज़ सुनकर मुस्कुरा कर उठा। घर में वो सुबह होते ही सबसे मिल चुका था। बस एक रूही ही बची थी जिससे वो मिल रहा था। मैं तो बहुत साल पहले आ गया था। हाँ मुझे पता है, आप बहुत साल पहले आ गए थे। इसने बहुत को लंबा खींचा। आप इतना भी बहुत मत करो। मैं करूँगी, क्योंकि यही बात है। हाँ यही बात है। पता है मामा, कभी कभी तो मुझे भी लगता है मैं बहुत बड़ा हूँ, या फिर रूही मैडम कुछ ज़्यादा छोटी हैं। ज़रा बाहर जाओ, हर कोई इन्हें मेरी बेटी समझता है। आहत ने इनके सामने अपने दुख का इजहार किया। बेटा है तो तुमसे बहुत छोटी। हुसैन साहब ने अखबार का सफ़ा पलटते हुए कहा। अब इतनी भी छोटी नहीं है। जी नहीं हूँ, पूरे 13 साल। रूही ने अपनी सारी उंगलियां इसे दिखाई। ये 10 हुई। भाभी 3 उंगली और दिखाएं। रूही ने अपने बराबर बैठी हरीम को देखते हुए कहा, जिस पर इसने अपनी मुस्कुराहट दबाकर रूही के साथ अपनी 3 उंगलियां मिला दी। लीजिए भैया, होगी 13। और अब जल्दी से नाश्ता करें, फिर मुझे कोली छोड़ कर आइएगा। आज मैं आपके साथ जाऊंगी। इसकी बात पर इसने अपना सर इस बात में हिला दिया और टेबल पर रखा अपना चाय का कप उठाकर लबों से लगा लिया। अपने जिम रूम में मौजूद इस वक्त वो काफ़ी देर से एक्सरसाइज कर रहा था और एक तरफ खड़ा दाद कब से इसका काम खत्म होने का इंतज़ार कर रहा था, ताकि इसे वो बात बता सके जिसके लिए वो यहाँ खड़ा था। बोलो, क्या पता चला है? वहाँ खड़े मुलाजिम ने इसकी तरफ तौलिया बढ़ाया, जिससे वो अपने वजूद पसीना साफ करने लगा। सर जैन का पता चल गया है। यकीनन वो अब्दुल्ला के लिए बहुत ख़ास है। जब भी वो घर से बाहर निकलता है, इसके साथ गार्ड्स होते हैं जो अब्दुल्ला ने रखवाए हैं। अकेले वो बस जब भी नज़र आता है जब अपनी बहन को कॉलेज लेने आता है। मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए, चाहे इसके साथ गार्ड्स की फौज हो या फिर अकेला हो, मुझे वो चाहिए। सख्त लहजे में कहकर इसने हाथ में पकड़ा वो टॉवल फेंका और ख़ुद जिम रूम से निकल गया। रूही को कॉलेज छोड़कर इसने अपने चंद एक काम निपटाए और गाड़ी घर की जाने बढ़ा दी। जब इसका फ़ोन बजा, जहाँ नाम देखते इसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। कैसे हो आहत? बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ? कुछ खास नहीं, बस तुम्हारी वापसी हुई है तो सोचा तुमसे मिलने का प्लान बना लूँ। मुझे हैरत नहीं हुई कि तुम्हें पता चल गया मेरे वापस आने का। ये कोई नई बात नहीं है। कब मिलना है? लोकेशन भेज दूँगा। वैसे तुमने मुझे मेरी बेटी की मुबारकबाद नहीं दी। मैं ये खबर
सुनते ही तुम्हारे घर केक और फूल भिजवा चुका था। हाँ, तुम्हें मुबारकबाद नहीं दी, सोचा था जब वापस आओगे तो मिलकर ही दूंगा। जहांज़ेब के कहने पर आहत ने कहकर गया, अच्छा तो वो केक और फूलों की दुकान तुमने भिजवाई थी? बंदा कोई कार्ड वगैरह ही लगा देता है। मामा तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि पता नहीं किसने ये सब भेज दिया, और मेरी बहन इस खुशफहमी में मुब्तला हो चुकी थी कि किसी ने इसे बाहर देख लिया और इससे पहली नज़र की मोहब्बत होगी, इस वजह से ये सब भेजा है। इसके कहने की वजह जहांज़ेब को अब समझ आई थी। खैर मुझे बताओ, मैं कब ये तुम्हारे काम तुम्हारे लिए करूं? तुम कब शादी कर रहे हो? सोच लो, उम्र निकली जा रही है। इतनी भी नहीं निकली जा रही, सिर्फ 31 का हूँ तो 31 कम नहीं होती। मुझे देख लो, तुमसे सिर्फ 2 माह बड़ा हूँ और माशाल्लाह से एक बेटी का बाप भी बन गया हूँ। मेरे भाई, अगर इतनी ही जल्दी लग रही है तो अपनी बहन की शादी करवा दो मुझसे। मेरी बहन और तुम में बहुत फ़र्क है। जहाँ अगर तुम हो अगर नहीं होता तो मैं इस बारे में ज़रूर सोचता, लेकिन ऐसा है नहीं। रूही बहुत मासूम है और तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती है। क्यों नहीं गुजार सकती? आहत की बात सुनते ही इसके माथे पर बल पड़ गए। क्योंकि तुम एक बीस्ट हो, तुम्हारी एक अलग दुनिया है जिसमें किसी की जान लेना ज़रा भी मुश्किल नहीं है, और इसकी दुनिया अलग है। खैर, मैं भी क्या बातें करने लग गया हूँ। तुम कौन सा मेरी बहन को जानते हो? अगर जानते तो मजाक भी में भी ये बात नहीं कहते। ख्याल रखना, तुम बाद में फ़ोन करता हूँ। अलविदाही कलमात अदा करके इसने फ़ोन बंद कर दिया। जहांज़ेब ने गुस्से से अपने फ़ोन को देखा और अगले ही पल इसे ज़ोर से दीवार पर दे मारा। आहत की बातें याद करके इसे बेइंतहा गुस्सा आ रहा था, जबकि ज़मीन पर पड़ा वो महंगा फ़ोन अपनी किस्मत पर मातम कर रहा था। कैंटीन में बैठी वो सैंडविच से इंसाफ कर रही थी सिर्फ जब इसकी क्लास फेलो ने बताया कि बाहर कोई इसका इंतज़ार कर रहा है। आज वो अकेली कोली जाई थी और सारा दिन बोरियत भरा गुजरा, क्योंकि इसकी दोस्त थे जो नहीं आई थी। अपना बैग उठाकर वो कॉलेज से बाहर चली गई। छुट्टी का टाइम था और इसे यही लग रहा था कि आज आहत इसे लेने आया होगा, क्योंकि पापा इतनी जल्दी लेने नहीं आते थे। भाई ना ही तो आहत था, ना ही हुसैन साहब। इसने यही सोचा था शायद इस लड़की ने कोई मजाक किया होगा, और यही सब सोचते हुए वो वापस अंदर जाने लगी जब कोई इसे पुकारता हुआ तेजी से इसके करीब आ गया। इसे यहाँ आना है। जी सर, इसकी बहन यहाँ पढ़ती है और इस वक्त वो रोज़ाना इसे लेने आता है। दाद के कहने पर इसने अपना सर हिला दिया। जैन की तस्वीर वो पहले ही देख चुका था, जिसके बायस इसे पहचानने में से कोई मुश्किल नहीं आनी थी। गोद में रखा लैपटॉप इसने बंद करके बैग में डाला और कॉलेज की तरफ देखने लगा। गाड़ी कॉलेज के सामने ही खड़ी थी, इसलिए वहाँ का मंजर साफ दिख रहा था। जहाँ बस यूनिफॉर्म में मौजूद लड़कियाँ थीं, और जब भी इसकी नज़र इन लड़कियों के दरमियान खड़ी इस लड़की की तरफ उठी जहाँ वाइट यूनिफॉर्म में मौजूद वो फूले फूले गालों वाली लड़की खड़ी थी। इसके लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन अगले ही लम्हे वो मुस्कुराहट सिमट चुकी थी और गुस्से से रगे तन चुकी थी। मेरा नाम जैन है, सॉरी मैं आपको नहीं जानती। इसने जल्दी जल्दी बात मुकम्मल की और अंदर जाने लगी जब वो फिर इसके रास्ते में आ गया। मैं हमना का भाई हूँ, आपकी बुक देने आया था। आज हमना कॉलेज नहीं आई थी तो इसने मुझसे कहा कि ये मैं आपको दे दूँ। इसने अपने हाथ में मौजूद बुक इसकी तरफ बढ़ाई। थैंक यू भाई, मैं आपका भाई नहीं हूँ, आप मुझे जैन बुला सकती हैं। इसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया ना, जिसे कुछ देर झिझक कर इसने मिला लिया, लेकिन अगले ही लम्हे वो जो हुआ वो इसका सांस तक रोक चुका था। वैसे इसे हाथ मिलाने की क्या ज़रूरत थी? इसने गुस्से से अपने सामने चलता मंजर देखा। सामने खड़ा लड़का जैन था। इस बात का इसे यकीन था और इसी बात का इसे गुस्सा आ रहा था। वो लड़का इसकी रूह के इतने करीब क्यों खड़ा था? वो गाड़ी में बैठा भी यहाँ से देख सकता था कि किन नज़रों से रूह को देख रहा है, लेकिन अगर नहीं समझ आ रहा था तो वो इसके इतने करीब खड़ी इस बेवकूफ़ लड़की को नहीं आ रहा था। दाद मेरी गंदो, माथे पर बल डाले इसने दाद को मुखातिब किया, जबकि नज़रें सामने चलती इस मंजर पर थी जहां अब जैन अपना हाथ आगे बढ़ाए इससे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा था। ड्राइविंग सीट पर बैठे दाद ने मुड़कर इसे देखा। सामने खड़ा जैन खड़ा था। ये बात तो वो भी देख चुका था, लेकिन वो इसे यहीं सड़क पर मार देगा ऐसी तवक्का दाद को इससे नहीं थी। क्यों सर? मेरी गंदो, इसने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया, जिस पर घबरा कर दाद ने जल्दी से गन इसे दी, जिसे थाम कर इसने जैन की तरफ चला दी और हमेशा की तरह निशाना सीधा शिकार पर लगा। वो गोली सीधा जैन की कनपट्टी पर लगी और दूसरी इसके बाजू पर लगी। जैन खून के छींटे रूही के चेहरे पर पड़े और आंखें फाड़ कर सांस रोक इस मंजर को देख रही थी। गोली चलती ही हर जगह भगदड़ मच चुकी थी। जहाँ इस जगह पहले सब इत्मीनान से खड़े थे, अब सब इसकी इसी जगह भाग रहे थे, तो कुछ जैन के करीब आकर इसे देख रहे थे। रूही ने अपनी गर्दन मोड़कर एक तरफ देखा। इसके हवास जैसे शल हो चुके थे। दूर गाड़ी में से वो शख्स बैठा दिखाई दिया जो गहरी नज़रों से हाथ में गन पकड़े इसे ही देख रहा था। इसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था दिल की धड़कन बढ़ रही है या रुक रही है। इसने अपने चकराते सर पर हाथ रखा। अगले ही पल वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर चुकी थी। ये शॉक्ड की कैफियत थी। लाइक मैं इमेजिन कर सकती हूँ, आंखें बस दिल साकत।
गाड़ी से उतरकर वो इसकी जानिब बढ़ा और नरमी से इसका नाजुक वजूद अपनी बाहों में उठा लिया। इसने अपनी बाहों में उठाया, इसने गाड़ी की पिछली सीट पर नरमी से लेटा और मुड़कर जैन को देखा, जिसके करीब अब लोगों का रश बढ़ता जा रहा था। कोई पुलिस को कॉल कर रहा था, कोई एम्बुलेंस को, तो कोई इसकी वीडियो बना रहा था। भगदड़ ऐसी मची थी कि किसी ने ये देखा तक नहीं कि गोली कहाँ से चली और किसने चलाई थी। इसमें बेहोश होने की क्या बात थी प्रिंसेस, नरमी से इसका गाल थपथपा कर कहा। हो सकता है भाई, लड़कियां तो वैसे ही हो सकती हैं। सर, मैडम को हॉस्पिटल लेकर जाना है। दाद ने इसके पीछे खड़े होकर कहा। मैं ले जाऊंगा, तुम इस लड़की को सेल में लेकर जाओ। सर, जब सब लोग जमा हैं वहाँ पर और मेरे ख्याल से वो मर चुका है। मेरे ख्याल में वो मर ही चुका होगा, उसकी कनपट्टी पे गोली लगी है। इसके कहने और वैसे भी वो विलन है, हीरो थोड़ी है जो बच्चा है। इसके कहने पर जहाँ से अपनी हेजल ब्राउन आंखों से घूर कर देखा। दाद में 4 और बाद में जब मैं आऊँ तो मुझे ये लड़का सेल में मौजूद मिले, जिंदा या मुर्दा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी बात कहकर वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला गया, जबकि वो बेचारा भी ये सोच रहा था कि इस भीड़ में से वो जैन को कैसे निकालेगा। मुमकिन था कि पुलिस भी आने वाली हो। कॉलेज का गार्ड जो पहले कॉलेज के अंदर था, अब वो भी बाहर आ खड़ा हुआ था। लेकिन जो भी था, ये हुक्म जहांजेब काज़मी ने दिया था, जिसे हर हाल में पूरा करना था। वह इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद सोफे पर टांग चढ़ाए बैठा था, जब इसे भागते कदमों की आवाज़ सुनाई थी और बिना इस तरफ देखे भी वो जानता था कि आने वाला आहत होगा। क्या हुआ है इसे? तुम्हें वहाँ वो कहाँ मिली और वह बेहोश कैसे हुई? इसके करीब आते ही इसने एक ही सांस में पूछा। जहांजेब फ़ोन पर इसे ये बात बता चुका था कि इसकी बहन इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद है, साथ ही हॉस्पिटल का नाम भी बता दिया और ये भी वो बता चुका था कि वैसे सड़क पर बेहोश मिली थी। बताया तो था कॉलेज के बाहर बेहोश हो गई थी, लेकिन वो बेहोश क्यों हुई? इसके कहने पर जहांजेब ने लापरवाही से अपने कंधे झुका दिए। किसी ने वहाँ पर एक लड़के को गोली मार दी थी, इसने देख लिया, बस इसलिए बेहोश हो गई। इसके इत्मीनान से कहने पर आहत ने जबरदस्त से अपनी आंखें बंद कर ली। जहांजेब, तुम्हें अंदाज़ा है तुमने क्या किया है? सड़क पर बंदा मार दिया। मैंने अपना नाम तो लिया ही नहीं है, तुम्हारे अलावा और कौन ये कर सकता है? इसमें गलत क्या है? तुमने रूही के सामने से मार दिया, कम से कम यही देख लेते, वो गर्ल्स कॉलेज था, वहाँ किसी को मारने की क्या ज़रूरत थी? गहरा सांस लेकर वो अपनी जगह से उठकर इसके मुकाबले खड़ा हुआ। आहत हुसैन, तुम मुझे मत बताओ कि मैंने क्या कर दिया है। क्या तुम कुछ नहीं क्या तुम क्या नहीं सॉरी क्या कर दिया? क्या नहीं, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारी बहन को, और अच्छा है अभी से इसे इस सब की आदत डाल लेनी चाहिए। खैर, मैं जा रहा हूँ, इसका ख्याल रखना। इसने एक नज़र इस रूम के दरवाजे पर डाली जहाँ रूही मौजूद थी और वहाँ से चला गया, जबकि आहत खुद भी बिना इसकी बातों पर ध्यान दिए अंदर चला गया। इसके होश में आती आहत इसे घर लेकर आ चुका था, लेकिन तब से वो बेहद खामोश और खौफज़दा थी। इसके सामने एक इंसानी जान गई थी, ये कोई मामूली बात नहीं थी। वो बस एक ही बात कर रही थी कि हमना का भाई मर चुका है। इसके खौफज़दा चेहरे को आंसू ने भिगो रखा था, जबकि इसकी हालत देखकर राहत को जहांजेब पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन ज़ब्त करने के अलावा वो और कुछ कर भी तो नहीं सकता था। लेकिन तुम तो आर्मी में हो ना, या जो भी है, कोई एक्शन वगैरह नहीं ले रहा इसके खिलाफ। रात तक इसे तेज़ बुखार हो चुका था और इसकी हालत देखकर सभी परेशान हो चुके थे। डॉक्टर आकर इसका ट्रीटमेंट करके जा चुकी थी। इसे दवाई देकर ज़हरा बेगम और हरीम इसकी पट्टियाँ कर रही थी, जिसकी वजह से इसका बुखार काफ़ी हद तक उतर चुका था। ज़हरा बेगम को कमरे में भेजकर वो इसके करीब ही बैठी हुई थी। आज इसका यहीं सोने का इरादा था, लेकिन हनीन के मुसलसल रोने की आवाज़ पर वो उठकर इसे देखने चली गई। पहले सोचा इसे कमरे में ले आए, लेकिन रूही की नींद डिस्टर्ब ना हो, इसलिए इसने अब इसे आहत के पास ही छोड़ दिया था। लेकिन अब इसके रोने की आवाज़ से इसे परेशान कर रही थी, इसलिए अपनी जगह से उठकर वो बाहर चली गई। खिड़की के रास्ते से वो कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ इसकी वो पिंक कलर के कंबल में सुकून से सो रही थी। यार, ये कौन से घर होते हैं जिनमें हमेशा नावल में हीरोइन के कमरे में खिड़की लाजमी होती है, और होती भी ऐसी है कि वो अंदर चली जाते हैं। मतलब लाइक उसका कमरा अंदरून की तरफ नहीं, हमेशा क्या बाहर की तरफ ही होता है। इसके करीब जाकर जहाँ से बेड पर इसके करीब बैठ गया और अपने हाथ की पुश्त से इसका गाल सहलाने लगा जो गर्म हो रहा था। तुम तो बहुत नाजुक हो प्रिंसेस, एक इंसान को गोली लगते देखकर तुम्हारा ये हाल हो गया। क्या कहा था मैंने तुमसे कि मुझसे फिर कभी मत मिलना, वरना तुम्हें इस बीस्ट की कैद से कोई रहा नहीं कर पाएगा। लेकिन तुमने शायद मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तो अब तैयार हो जाओ इस बीस्ट की कैद में आने के लिए, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। बाहर से बातों की आवाज़ें आ रही थी, फिर मिलने आऊँगा तुमसे, मेरा इंतज़ार करना। इसने एक आखिरी नज़र इस प्रिंसेस पर डाली और वहाँ से चला गया। कल का हर मंजर किसी फिल्म की तरह फिर से जहन में चलने लगा। इसने ज़ोर से पहले अपने गाल रगड़े, फिर अपनी नाक, फिर गर्दन, क्योंकि इन हिस्सों पर जहन के खून की छींटे आए थे। चेहरा इसका बिल्कुल साफ़ था, लेकिन इससे अभी भी ऐसा महसूस हो रहा था कि वो खून इसके चेहरे पर लगा है, जिसे वो जितना भी साफ़ कर लेती इससे साफ़ नहीं होना था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने चौंक कर देखा, वहाँ आहत था जो अभी अभी कमरे में दाखिल हुआ था। उठ गई तुम? अब तबीयत कैसी है? मुस्कुरा कर कहते हुए वो इसके करीब बैठ गया और इसके बैठते ही रूही ने अपना सर इसके कंधे पर रख लिया।
भाई, इसने हमना के भाई को मार दिया। आंसू फिर इसकी आंख से बहने लगे। रूही, इस वाक़े को भूल जाओ। मैं नहीं भूल सकती। मैंने इस लड़के को देखा था। इसने हमना के भाई को मारा था। मैं इसे जानती हूँ। तुम इसे कैसे जानती हो? मुझे गोली लगी थी जब मैं इस लड़के से मिली थी। आहत के लिए ये बात काफ़ी हैरत अंगेज़ थी। तुम्हें गोली लगी थी? कब और किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया? कब लगी थी? क्यों? कहाँ लगी थी? इसका अंदाज़ देखकर रूही को अंदाज़ा हो कि वो क्या बोल चुकी है। जो बात छुपी थी वो इसे खुद ही खोल दी। वो पापा ने मना किया था बताने से। आप भी किसी को मत बताना वरना मुझे डांट पड़ेगी। कैसे लगी तुम्हें गोली? इसके पूछने पर रूही ने इसे इस दिन हुआ वो पूरा वाक़या बता दिया। आप किसी को बताना मत। इसके मासूमियत से कहने पर आहत ने इसे अपने सीने से लगा लिया। इसकी बहन तकलीफ़ में थी और इसे खबर ही नहीं हो सकी। मुझे हमना के घर जाना है। भैया, पता नहीं वो कैसी होगी। रूही, मेरी बात सुनो। तुमने इस दिन जो भी देखा वो किसी से मत कहना। समझो तुमने एक बुरा ख्वाब देखा था जो टूट गया। लेकिन क्यों? तुम इनसे जितना दूर हो इतना अच्छा है। और हमना के घर जाना है तो मैं ले जाऊंगा, लेकिन इस वक्त जब तुम मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाओगी। जाओ, जाकर ब्रश करो और जल्दी से नाश्ता करके मेडिसिन लो। इसके कहने पर वो अपनी जगह से उठकर वाशरूम में चली गई, जबकि आहत की सोचों का रुख अब किसी और तरफ था। जहाँ ज़ेब काज़मी, जिसे हर कोई बीस के नाम से जानता है, लेकिन जानने के बावजूद भी कभी कोई इसे पकड़ नहीं सका। वजह यह है कि इसने कभी अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ा। वो खुलेआम कत्ल करता था और ये मंजर देखने के बावजूद भी कोई इसके खिलाफ गवाही नहीं देता था, क्योंकि जो ऐसा करना चाहता था इसका दुनिया से नामो निशान ही मिट जाता था। जहाँ ज़ेब की इन हरकतों पर आज तक इसने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब मामला अलग था। अब इसे किसी को मारते हुए रूही ने देखा था और इसे यही डर था कि रूही किसी को ये बात ना बता दे। वो इसे मना कर चुका था, लेकिन फिर भी ये फ़िक्र इसे रहनी थी कि अगर रूही ने किसी को ये बात बता दी तो जहाँ ज़ेब इसे भी ना मारते। वो अपने घर वालों की हिफाजत सबसे कर सकता था सवाए बीस्ट के। अजीब है, वो खुद आर्मी में है और इससे डर रहा है। कुछ सेंस ऑफ लॉजिक ही नहीं है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि बीस्ट इसे नहीं मारेगा, क्योंकि रूही हसैन जहाँ ज़ेब कासमी की जान बन चुकी थी और वो अपनी जान को कैसे कोई नुकसान पहुँचा सकता था। सेल में दाखिल होकर इसने अपना कोट उतारकर दाद की तरफ उछाला और अपनी आस्तीन कोहनियों तक मोड़ कर वहाँ रखे सर्जिकल ग्लव्स पहनने लगा। कैसे लेकर आए तुम इसे? पुलिस यूनिफॉर्म में पुलिस से पहले पहुँच गया और एम्बुलेंस में बिठा कर ले आया। वाह, इतना दिमाग अगर पढ़ाई में लगाते तो इधर ना होते। इसके कहने पर इसने हल्के से अपने सर को झुनबिश दी और टेबल पर लेटे जैन को देखा, जो चंद सांसें इसमें अब भी बाकी थी, जो कि मुमकिन था जल्द ही रुकने वाली थी। एक छोटा सा नुकीला चाकू उठाकर उसके हाथ पर अजीब से नक्शो निगार बनाने लगा। जहन के पर्दे पर वही मंजर घूम रहा था जिसमें जैन ने रूही से हाथ मिलाया था। इसने टेबल पर रखी तेजदार छुरी उठा ली। मंजर याद करके इसे गुस्सा आया था और गुस्से की वजह से इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। अपने इस गुस्से में उस जैन के हाथ इसके वजूद से अलग कर चुका था। खून इसके कपड़ों पर लग चुका था, लेकिन यहाँ परवाह किसे थी। अपना काम खत्म करके इसने ग्लव्स उतार कर डस्टबिन में फेंके। सर, अब इसका क्या करना है? इसके दोनों हाथ कुत्तों के आगे डाल देना और बाकी का वजूद अब्दुल्ला के पास भेज देना। मेरा काम कर दिया तुमने? जी सर, सारे गिफ्ट्स पैक करवा कर आपके कमरे में रख दिए हैं। इसके कहने पर जहाँ से वहाँ से चला गया, जबकि दाद अब तक टेबल पर पड़े जैन के वजूद को देख रहा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़के ने ऐसी क्या गलती कर दी जो इसके साथ ये सब हुआ, क्योंकि आज से पहले बीच ने कभी भी किसी के साथ ऐसा सलूक नहीं किया था। आज फिर वो इसी रास्ते से इसके कमरे में आया था, जहाँ कल की तरह ही वो पुरसुकून होकर सो रही थी। इसके करीब जाकर इसने बैठ के दोनों तरफ अपने हाथ रख लिए और गौर से इसका चेहरा देखने लगा। फिर इसके कान के करीब झुककर सरगोशी की, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। इसकी आवाज़ सुनकर रूही ने कसमसा कर करवट बदली, जबकि जिसकी वजह से इसके माथे पर शिकन नमदार हुई। इसने अगले ही पल इसका हाथ पकड़कर इसे पहले वाली पोजीशन में हटाया। वो नींद से नहीं जागी थी, बस चेहरे के जाविये बिगड़े और फिर दोबारा पहले की तरह होगी। क्या करना चाहिए मुझे? डैड को तुम्हारे घर भेजना चाहिए? अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे, शायद नहीं, ख़ासतौर पर तुम्हारा वो भाई। तुम देख लेना रू, मेरी इस लव लाइफ में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा भाई ही होगा। तो इससे पहले ही अपनी प्यार भरी ज़ुबान में समझा देना कि कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे, वरना मैं ये भूल जाऊँगा कि वो मेरा दोस्त है और फिर मैं इसके लिए भी बीस्ट बन जाऊँगा। भाई इस तरह से इससे बात तय कर रहा था जैसे वो वाकई से सुन रही है। खैर, अगर वाकई में आहत ने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो इसका ज़िम्मेदार तुम मुझे मत ठहराना, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन हम अभी ये बातें नहीं करते हैं। आज तुम्हारा बर्थडे है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लिए हैं, उम्मीद करता हूँ तुम्हें पसंद आएंगे। इसका नरम हाथ अपने हाथ में लिए वो इसे प्यार भरी नज़रों से देखते हुए कह रहा था। सुबह उठकर इसने सबसे पहले घड़ी की तरफ देखा जो 7 बजा रही थी। इसका इरादा दोबारा सोने का था, लेकिन तभी निगाह सामने रखे सामान की तरफ की। नींद से भरी आंखें ज़बरदस्ती खोलकर इसने सामने रखे इन गिफ्ट्स की तरफ देखा। पहले इसे लगा वो ख्वाब देख रही है, लेकिन वो मंजर हकीकत था। अपनी जगह से उठकर इसने एक गिफ्ट अपने
हाथ में लिए अलग अलग साइज़ के वो छोटे बड़े गिफ्ट्स रखे हुए थे। साथ ही कार्ड भी वहाँ पर मौजूद था, लेकिन इसे कार्ड देखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इसे पता था ये काम इसके घर वालों के अलावा और कौन करेगा। इसने इन सारे गिफ्ट्स की गिनती की और जल्दी से मोबाइल में तारीख देखी। आज इसकी बर्थडे थी, जिससे जहन वाले हादसे की वजह से वो फरामोश ही कर चुकी थी। खुशी से उछलती हुई वो बाहर भागी जहाँ सब बैठे नाश्ता कर रहे थे। घर में सब जल्दी ही उठते थे सिवाय इसके। इतने सारे गिफ्ट्स, थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। पता नहीं किसका आइडिया था, लेकिन जिसका भी था कमाल था। वो खुशी से चीखते हुए कहने लगी और फिर दोबारा अंदर अपने कमरे में भाग गई। इसकी शक्ल पर सबने हैरत से इसे देखा और अपनी जगह छुटकर इसके पीछे चले गए, जहाँ कमरे का मंजर इन सब के लिए भी खासा हैरानकुन था। सारे गिफ्ट बिखरे पड़े थे और रूही मैडम एक एक करके इन्हें खोल रही थी। आहत की नज़र सफ़ेद कार्ड पर गई जिस पर हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस लिखा हुआ था। पहली नज़र में देखकर वो जान चुका था कि ये लिखाई जहांजेब की है, लेकिन वो रूही को गिफ्ट्स क्यों भेजेगा, ये बात इसे समझ नहीं आ रही थी। कार्ड पर क्या लिखा है? आहत किसने भेजा है ये सब? हुसैन साहब के करीब आते ही इसने वो कार्ड जल्दी से जेब में डाल लिया। ये सब जहांजेब ने भेजा था, लेकिन क्यों भेजा था वो ये सब सोचकर वो खुद ही उलझ रहा था। तो इन्हें क्या बताता, मैंने रखा था ये सब। तो बताया क्यों नहीं, मैं तो डर गई थी। इसकी बात सुनते ही ज़हरा बेगम ने सुकून भरा सांस लिया। उफ ममा, आप तो बात बात पर डर जाती हैं। वो गिफ्ट्स ही तो हैं। चलो रूह इसे बाद में देखना, पहले नाश्ता करो। ज़हरा बेगम को मुतमईन करके इसने रूही के हाथ से गिफ्ट लेकर रखा। नहीं भाई, मुझे अभी देखने हैं, बाद में देखने ना, अभी चलो। इसे ज़बरदस्ती पकड़कर वो बाहर लेकर चला गया, जबकि इन दोनों के बाहर जाते ही बाकी सब अपना अधूरा नाश्ता मुकम्मल करने की घर से बाहर चले गए। घर में दाखिल होते ही वो सीधा जहांजेब के कमरे की तरफ गया और दरवाज़ा नोक किया। कोई बिना इजाज़त इसके कमरे में दाखिल हो जाए, ये इसे पसंद नहीं था, चाहे सामने इसका बाप ही क्यों ना हो। इजाज़त मिलते ही वो अंदर दाखिल हुआ, जहाँ वाइट टी शर्ट के साथ इसने ब्लैक ट्राउज़र पहना हुआ था। रज के बदतमीज़ दिखाते हैं हीरो को, मतलब लाइक बाप की कोई इज्जत नहीं, उसकी बात नहीं माननी, उससे ज़िद करनी है। वो जिस हीरो को ज़िद्दी दिखाते हैं ना, आप देखना उसके बाप के साथ उसकी लैंग्वेज ही है, वो सारा कुछ बदतमीज़ाना होता है। एहसास भी नहीं होता उसे एंड पे, बस हीरोइन का एहसास हीरोइन की तरफ से होता है उसे एहसास, हीरोइन की तरफ से वो सुधरता है और एंड पे बस एक छोटी सी हैप्पी एंडिंग वो होती है जो आपको सेटिस्फाइड करे। हैप्पी एंडिंग इसका मतलब ये नहीं है कि हैप्पी एंडिंग हो हर में, एंडिंग सेटिस्फाइड करने वाली हो, चाहे सैड हो, हैप्पी हो या ओपन एंडिंग हो। आंखों में नींद का खुमार लिए वो बेड से उठा। यकीनन वो अभी भी नींद से जागा था। खैरियत कैप्टन साहब, तुम्हें आज मेरी याद कैसे आ गई? इसने खुशगवार लहजे में कहा, जिसका जवाब देने के बजाय आहत ने वो कार्ड इसके सामने किया। ये क्या है जहान? ये कार्ड है, इस पर तुम्हारी लिखाई है और ये रूही के बर्थडे गिफ्ट्स के साथ मिला था। ओह हैप्पी बर्थडे। जहाँ फजूल बात मत करो, इसके कमरे में गिफ्ट्स रखे हुए थे। वो गिफ्ट्स किसने भेजे? इसने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखते हुए कहा, ये कार्ड किसने भेजा है? इसने आहत के हाथ में मौजूद कार्ड की जानिब इशारा किया। यकीनन तुमने। तो बेवकूफ़ो जैसी बात क्यों कर रहे हो? यकीनन गिफ्ट्स भी मैंने ही भेजे होंगे। इत्मीनान से जवाब देकर इसने बाहर खड़े शख्स को अंदर आने की इजाज़त दी, जो दरवाज़ा बार बार नोक कर रहा था। इसकी इजाज़त देती वो मुलाजिम अंदर आया और हाथ में मौजूद ट्रे टेबल पर रखती। और कुछ चाहिए सर? आहत के लिए भी लेकर आओ। इसकी बात सुनते ही मुलाजिम जी कहकर वहाँ से चला गया, जबकि अब सोफे पर बैठकर वो अपना नाश्ता कर रहा था। क्यों भेजे तुमने इसे गिफ्ट्स? क्योंकि इसकी बर्थडे है। जहाँ देखो तुम प्लीज़ इससे दूर रहो, मैं इससे समझा चुका हूँ, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। इसके कहने पर जहांजेब ने नासमझी से इसे देखा। क्या नहीं बताएगी? यही कि इसने तुम्हें कत्ल करते हुए देखा है। वो किसी को नहीं बताएगी, बस तुम इसे छोड़ दो प्लीज़, इसे कुछ मत करना। इसकी बात सुनकर जहांजेब ने कांटा प्लेट में पटका और उठकर इसके सामने जा खड़ा हो गया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसे कुछ करूँगा? तुम्हारे ख्याल में किसी को गिफ्ट भेजना मतलब कोई नुकसान पहुँचाना होता है? वो जैसे इसका मजाक उड़ा रहा था। तो फिर इस सबकी वजह, इधर इश्क लिखा है बट मैं इश्क नहीं कहूँगी भाई, इश्क ऐसे नहीं होता। मोहब्बत हो गई है मुझे रूही से, पागल हो गया हूँ मैं इसके पीछे, वो मेरा जुनून बनती जा रही है। जहांजेब ने ये बात मजाक में कही होगी, ऐसी तवक्का आहत को इससे नहीं थी। जहांजेब तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? बहुत अच्छे से। वो दरवाज़ा दोबारा नोक हुआ और जहांजेब की इजाज़त देने पर मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ और दूसरी ट्रे टेबल पर रखकर अपना पहले की तरह किया हुआ सवाल दोहराया। और कुछ चाहिए सर? नहीं, तुम जाओ। जहांजेब के कहते ही वो मुलाजिम अपना सर में ला कर वहाँ से चला गया और इसके जाते ही इनकी बातों का सिलसिला वहाँ से जुट गया जहाँ से टूटा था। जहांजेब, इस बात को यहीं ख़त्म कर दो और भले तुमसे मेरी इल्तिजा समझो या कुछ भी, बस प्लीज़ रूही से दूर रहना। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूंगा? मैं क्यों दूर रहूँगा इससे? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? रूही तुम्हारी नहीं हो सकती है। इसने अपने गुस्से को ज़ब्त करते हुए कहा। रूही मेरी ही होगी, बेहतरी इसी में है। शराफत से बताओ, बिना कोई तमाशा लगाए इसे मुझे सौंप देना, वरना मुझे अपना तरीका आजमाना पड़ेगा।
तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं अपनी मासूम बहन तुम जैसे दरिंदे के हवाले नहीं करूँगा। इसने मजबूत लहजे में अपनी बात कही और लंबे लंबे डग भरता हुआ वहाँ से चला गया। जबकि इसकी बात सुनकर इसने अपने गुस्से को ज़ब्त करने की कोशिश की, लेकिन ये काम इसके बस का नहीं था। थोड़ी ही देर में कमरे का सारा सामान बिखर चुका था। कांच की चीज़ें ज़मीन पर टूटी हुई पड़ी थी, और जो चीज़ें कांच की नहीं थी वो ज़मीन पर गिरने से भी बच चुकी थी। परफ्यूम टूटने की वजह से अब सारे कमरे में तेज़ खुशबू फैल चुकी थी। मैं दरिंदा हूँ तो दरिंदा ही से, लेकिन रूह मेरी ही है। जहाँ से अब आज़मी हूँ मैं, जो अपनी पसंद की हुई चीज़ किसी को नहीं देता। यहाँ तो मामला फिर एक इंसान का है। इंसान भी वो जो मेरी मोहब्बत है, मेरा जुनून है। अपनी आंखें बंद करके इसने गहरा सांस घर में दाखिल होते ही वो सीधा अपने कमरे में गया, जहाँ हरीम अपनी गोद में हनीन को लिए इससे पता नहीं कौन सी बातें कर रही थी। क्या पट्टियाँ पढ़ा रही हो मेरी बेटी को? वॉयलेट और मोबाइल टेबल पर रखकर वो बेड पर आगे लेट गया। क्या हुआ है आहत? क्या हुआ है हरीम? कोई तो बात है, परेशान लग रहे हैं। रूही के कमरे में गिफ्ट्स कहाँ से आए? मैं जानती हूँ आपने वो नहीं रखे थे। इसके कहने पर आहत ने गहरा सांस लिया। रूही को कुछ दिनों तक कॉलेज मत भेजना। क्यों? अभी तो उसकी तबीयत बेहतर हुई है। मैं नहीं चाहता कि वो वहाँ जाए तो फिर से भी सब यादें ताज़ा हों। मैं कोशिश करूँगा इसका कॉलेज तब्दील करवा दूँ। वो इसे ये नहीं बता सका कि रूही को घर में रखकर वो जहांज़ेब की नज़रों से छुपाना चाह रहा था, और वो गिफ्ट्स मैंने ही रखे थे। आहत ने इसकी गोद से हनीन को लेते हुए कहा, जिस पर हरीम ने अच्छा कह हौले से अपना सर हिला दिया। एक एक करके इसने अपने सारे गिफ्ट्स खोल कर देखे, जिन्हें देखकर इसके चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी आ रही थी। इन सब गिफ्ट्स में सबसे अच्छा जो गिफ्ट लगा था वो था गोल्ड का लॉकेट, जिस पर इसका नाम लिखा हुआ था। वो इस लॉकेट को हाथ में पकड़े मुस्कुराते हुए देख रही थी। वो था ही इतना खूबसूरत। कैसा लगा तुम्हें? इसे अपने पीछे से आवाज़ आई। बहुत अच्छा, जोश से कहती वो मुड़ी, लेकिन फिर सामने खड़े शख्स को देखकर जैसे इसका सांस रुक चुका था। मॉम! इसने चलाना चाहा, लेकिन इसके चीखने से पहले वो अपना भारी हाथ इसके लबों पर रखकर अगले ही पल रूही की मखसूस नस दबा चुका था। मुझे भी सीखनी है मखसूस नस दबाना। जब मैं मेरी बहन ज़्यादा बोलेगी मैं भी दबा दूँगी। सॉरी रूह, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारे भाई ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। इसका वजूद अपनी बाहों में भरे वो बीस्ट अपनी ब्यूटी को लेकर वहाँ से जा चुका था। अजनबी कमरा, अजनबी घर, अजनबी जगह। आँख खुलते ही इसने कुछ देर गायब दिमागी से हर तरफ से देखा। जो आखिरी मंजर इसे याद था वो ये था कि इसने इस शख्स को देखा था जिसने इसके सामने एक इंसान की जान ली थी। झटके से वो बेड से उतरी और कमरे का दरवाज़ा खोला। शुक्र था कि वो लॉक नहीं था। तेज़ कदमों से वो बाहर की तरफ भागी। इसे कहाँ जाना था वो नहीं जानती थी, बस पता था तो इतना कि इसे इस जगह से निकलना है। मैम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? पीछे से आती आवाज़ पर इसने डरकर पीछे देखा, जहाँ एक दुबला-पतला नौजवान खड़ा इसे ही देख रहा था। बिना जवाब दिए वो वहाँ से भागने लगी, जब इस नौजवान ने इसकी कलाई पकड़ ली। छोड़ें मेरा हाथ। देखिए, आप वापस कमरे में जाएँ, सर आने वाले होंगे। इसने इसे नरमी से समझाना चाहा। प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ें, मुझे जाना है यहाँ से। मैं आपको नहीं जाने दे सकता। हाथ छोड़ो इसका। गंभीर भारी आवाज़ सुनते ही इस नौजवान ने जल्दी से रूह का हाथ छोड़ा और अपने मालिक की तरफ देखा, जो अभी भी वहीं पर आया था। सर, ये भाग रही थी। बिना इसकी बात सुने जहांज़ेब ने इसे जाने का इशारा किया, जिसे देखते ही वो वहाँ से चला गया। इसके जाने के बाद जहांज़ेब ने अपने पीछे खड़े दाऊद को देखा। इसे सेल में पहुंचा देना। जहांज़ेब के कहने पर वो जी अच्छा कहकर खुद भी वहाँ से चला गया। दिल में अलबत्ता इस लड़के के लिए हमदर्दी ज़रूर जागी थी। जैन ने इस लड़की से हाथ मिलाया था, जिससे इस लड़की ने खुद बढ़ाया था। जब इसका ये हाल हुआ था, इस लड़के ने तो इसका हाथ ही पकड़ लिया, वो भी ज़बरदस्ती। इसका क्या हाल होना था? इसका हाथ पकड़कर वो ज़बरदस्ती से दोबारा अपने कमरे में ले आया था। प्लीज़ मेरा हाथ छोड़े, मुझे घर जाना है। प्लीज़ मेरा हाथ छोड़े, मुझे घर जाना है। घर तो अब तुम नहीं जा सकती हो। मैं ये तरीका नहीं आज़माता अगर तुम्हारा भाई मेरे काम के बीच में नहीं आता। हाँ, तो आपको जो भी काम है आप भैया से कहिएगा। बस प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। इसने खौफज़दा लहजे में अपनी बात मुकम्मल की। आंसू इसकी आंख से बह रहे थे और रोने की वजह से ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। रोना बंद करो रूह, मुझे तुम्हारे आंसू नहीं पसंद। जहांज़ेब ने इसके आंसू साफ़ करने चाहे, लेकिन इसकी इस हरकत पर वो डर कर 2 कदम पीछे हुई। तुम मुझसे डर क्यों रही हो? इसे गहरी नज़रों से देखते हुए इसने रूह का हाथ पकड़कर झटके से इसे अपने करीब किया। आपने इसे मारा था। इसके बिना नाम लिए भी वो जानता था कि वो किसका जिक्र कर रही है। हाँ, मैंने इसे मार दिया क्योंकि वो इसी लायक था। वो एक बुरा इंसान था। अब इस बात को भूल जाओ और यहाँ आराम से रहो। मैं जानता हूँ तुम्हारी गैर मौजूदगी देखकर आहत सीधा हमें यहीं आएगा। तब तक के लिए तुम इस कमरे में ही रहोगी। नहीं प्लीज़, मुझे मेरे घर जाना है, इसने हिम्मत करके कहा, लेकिन वो दरवाज़ा बंद करके जा चुका था। रूह ने तेज़ी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन अब वो लॉक्ड था। प्लीज़ खोलो इसे। इसने रोते हुए काफ़ी देर दरवाज़ा बजाया, शायद कोई सुन ले, लेकिन किसी ने इसकी नहीं सुनी, क्योंकि यही इनके मालिक का हुक्म था। रोते रोते वो कमरे के कोने में बैठ गई थी। दिल से बस यही दुआ निकली कि जल्दी से इसका भाई यहाँ आ जाए और इसे यहाँ से ले जाए। इसे यकीन था कि जैसे ही घर में रूह की गैर मौजूदगी का पता चलेगा, आहत भी यहीं आएगा, और ऐसा ही हुआ। ब्लैक जीन्स के साथ वाइट शर्ट और ब्लैक कोट पहने वो टांग पर टांग चढ़ाए बड़ी शान से सोफे पर बैठा इसी का मुंतज़िर था। आज आहत, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। जहाँ से रूह के कहाँ है? मेरे पास है। इसका इत्मीनान का देख कर आहत का पारा मज़ीद हाई हो चुका था। क्या किया है तुमने इसके साथ? अभी तो कुछ नहीं किया। जहाँ से रूह को बुलाओ, मुझे इससे लेकर जाना है। कहाँ है वो? अब वो कहीं नहीं जाएगी आहत।
वो अब यहीं रहेगी। सोफे से उठकर इसने कोट का बटन बंद किया। बटन बंद किया। मैं तुम्हारा इंतज़ार इसलिए नहीं कर रहा था कि तुम आओगी और इसे ले जाओगी। मैं तुम्हारा इंतज़ार इसलिए कर रहा था ताकि जब निकाह हो तो इसका कोई अपना तो इसके साथ हो। जहान प्लीज़ मत करो ऐसा, वो तुम्हारी नहीं हो सकती। आहत ने बेबसी से इसे देखते हुए कहा, अब तो वो मेरी हो चुकी है आहत, और तुम भी जानते हो अगर जहां से काज़मी को कुछ पसंद आ जाए तो वो इसका ही होता है। इसकी बात सुनकर वह चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। रूह रूही कभी नहीं मानेगी। इसे मनाना मेरा काम है। अगर इसे कुछ भी हुआ ना जहाँ से, तो मैं तुम्हें ख़त्म करने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं खुद लम्हा नहीं लगाऊंगा खुद को ख़त्म करने में। लेकिन इसे कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा इसकी हिफाजत करूंगा। आहत ने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया। जानता था इसके अलावा कोई और रास्ता जो नहीं है। जहांज़ेब की मर्ज़ी के बिना रूही तो क्या वो खुद भी यहाँ से नहीं निकल सकता। कोने में बैठी वह सर घुटनों में दिए रोने का काम बखूबी सरंजाम दे रही थी। इसके करीब जाकर जहांज़ेब ज़मीन पर इसकी पास बैठ गया। रोना बंद करो। इसकी आवाज़ पर रूही ने आंसू से भीगा चेहरा उठाकर इसे देखा। प्लीज़ मुझे जाने दे। जाने दूंगा, पहले मुझसे निकाह कर लो। मुझे नहीं करना कोई निकाह। रूही के कहने पर जहांज़ेब ने घूर कर इसे देखा और इसके मज़ीद करीब हुआ, जबकि इसे अपने इतने करीब देखकर वो पूरी दीवार से चिपक चुकी थी। तुम जानती हो जिस लड़की को मैंने तुम्हारे सामने मारा था, मैंने इसका क्या हाल किया था? मुझे नहीं जानना, लेकिन मुझे दिखाना है। अपने कोट की जेब से मोबाइल निकाल कर इसने एक वीडियो चला कर इसके सामने की। इसमें वह सब कुछ हो रहा था जो इसने जैन के साथ किया था। इस वीडियो में जैसे ही इसने जैन का हाथ काटा, वो मंजर आई थिंक देखते ही इसने अपनी आंखें बंद करके चेहरे का रुख फेर लिया। आंखें खोलो और देखो। इसे अगर नहीं चाहती मैं ये सब तुम्हारे भाई के साथ करूं तो शराफत से निकाह कर लेना, वरना कोई तमाशा लगाए, बिना कोई तमाशा लगाए। सख्त लहजे में कहकर वो अपनी जगह से उठा और अपनी वार्डरोब से वह सफ़ेद दुपट्टा निकाला जो रूही का ही था। वो दुपट्टा इसने रूही को उड़ा दिया। वैसे भी इस वक्त बिना दुपट्टे की ही बैठी हुई थी, जिसका इसे एहसास भी नहीं हो रहा था। लम्हे बीते, कुछ पल गुजरे और रूही हुसैन जहांज़ेब काज़मी के नाम होगी। तैमूर साहब इस वक्त शहर से बाहर थे और जहांज़ेब का इरादा ये सब बातें इन्हें सब जब भी बताने का था जब वो इसके सामने होते। जहां निकाह हो चुका है, अब अपनी बात पूरी करो और रूही को मेरे साथ भेज दो। कमरे में मौजूद निकाह के लिए चंद अफराद जैसे ही बाहर के आहत इसके करीब आकर खड़ा हो गया। मैं इसे तुम्हारे साथ भेज दूंगा, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि वो तुम्हारे साथ सिर्फ चंद घंटों के लिए जाएगी और इसके बाद मैं इसे अपने पास ले आऊँगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। इसके संजीदगी से कहने पर आहत ने अपना सर इस बात में हिला दिया। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम इतनी आसानी से कैसे मान गए? जहाँ से तैमूर काज़मी कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटता, तो ये कैसे मुमकिन है कि अब हट जाता? बस मुझे इसके लिए डर था और अभी भी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम रूही की हिफाजत खुद से बढ़कर करोगे। जब जानते थे तो विलन क्यों बन रहे थे? जहान हकीकत तो यह है कि तुम एक बीस्ट हो, तुम्हारी और इसकी दुनिया में बहुत फ़र्क है। इसे मरते इंसान को देखकर खौफ आता है और तुम्हें रोज़ पता नहीं कितने इंसानों को मार देते हो। मैं इसे इस दुनिया से अलग रखूँगा, इसी तरह की लाइफ दूंगा जो एक नॉर्मल इंसान गुजारता है। ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है, इसने मुतमईन होकर सर हिलाया। मैं मामा पापा से कहूँगा कि रूही किडनैप हो गई थी और फिर तुमने इसे बचाया और तुम इसे पसंद करते थे, तो मैंने तुम्हारा निकाह इससे करवा दिया। वो अगवा क्यों हुई होगी ये नहीं सोचा? बिल्कुल सोचा है। मैंने इनसे कहूँगा कि इस दिन कॉलेज में जैन को जिस शख्स ने मारा था, इसने इसे अगवा किया ताकि वो किसी को ये बात ना बता दे कि किसने किया है, और अब वो लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए मैंने इसकी हिफाजत के लिए इसका निकाह तुमसे कर दिया। वाह, तुमने तो पूरी स्टोरी सोच ली है, लेकिन ये सच नहीं है, ये झूठ भी नहीं, और ये सब चलता है। तुम इन्हें ही वही बात बताओगे जो सच है। हाँ, इन्हें सब बता दूँ? अगर इन्हें पता चला कि सरेआम लोगों का जो कत्ल करता है वो तुम हो, तो घर के सब अफराद आकर तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे कि हमें मर जाएंगे, लेकिन रूही को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। इसके कहने के अंदाज पर जहांज़ेब को बेसाख्ता हंसी आ गई। आहत पे सरेआम लोगों को मारता हूँ, क्या वो मुझे जानते नहीं होंगे? नहीं, तुम भले सरेआम लोगों को मारते हो, बहुत से लोगों ने तुम्हें ये सब करते देखा होगा, लेकिन इसमें मेरे माँ बाप और बीवी नहीं आते हैं। तुम ज़्यादा वक्त तक ये बात छुपा नहीं पाओगे। छुपा भी सकता हूँ या शायद नहीं, ज़्यादा वक्त तक नहीं, लेकिन कम से कम जब तक तो छुपा सकता हूँ, जब तक रूही इस रिश्ते के लिए दिल से राज़ी नहीं हो जाती। आहत के पास से होकर अपने कमरे में गया। थोड़ी देर पहले निकाह के वक्त वो बेड पर बैठ गई थी, लेकिन अब फिर से बेड से उठकर पहले वाली जगह पर जाकर सर घुटनों पर रखे बैठी थी। उठो रूह। इसका बाजू पकड़कर जहांज़ेब ने नरमी से कहा, मुझे नहीं उठना। वो मजीद कोने में खिसक गई। तुम्हारा भाई बाहर खड़ा है, इसके साथ नहीं जाना। जहांज़ेब के कहने की देर थी कि वो तेज़ी से उठकर बाहर की जानिब भागने लगी, लेकिन इससे पहले जहांज़ेब इसका हाथ पकड़कर इसे अपनी जानिब खींच चुका था। जा रही हो, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। वापस तुम्हें मेरे पास ही आना है और हमेशा मेरे पास ही रहना है। मेरी ये बात अपने छोटे से दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। जहांज़ेब के कहने पर इसने जल्दी जल्दी अपना सर इस बात में लाया। इस वक्त तो इसे बस यहाँ से निकलना था। बाद में क्या हो गया ये इसने नहीं सोचा था और ना ही इसे सोचना था। जहांज़ेब की छोटी ही वह कमरे से बाहर भागी, जबकि जहाँ सामने आहत खड़ा था। इसे देखते ही रूही को फिर से रोना आया।
भागकर वो इसके सीने से लगी। रूही, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। इसके बालों पर हाथ रखकर आहत ने इसके माथे पर बोसा दिया। जब से वो यहाँ आया था, रूही से इसकी अब मुलाकात हुई थी, क्योंकि निकाह के वक्त वो डरी सहमी सी नज़रें झुकाए बैठी थी। इसने नज़र उठाकर ये भी नहीं देखा कि वहाँ इसका भाई भी मौजूद है। रूही, रोना बंद करो। आहत ने इसके आंसू साफ किए, जबकि जहान पीछे खड़ा बेसारी से इन बहन भाई का प्यार भरा मुशायरा देख रहा था। आहत, मेरे ख्याल से अभी के लिए इतना प्यार काफ़ी है। यहाँ खड़े होकर तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। इससे सख्त लहजे में कहकर वो रूही की जाने मतवज्जा हुआ। और तुम रोना बंद करो, वरना जाने नहीं दूंगा। इसके कहने पर रूही ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और आहत का हाथ खींचकर इसे चलने का इशारा किया। इसे ये डर था कि अगर वो थोड़ी देर और यहाँ रुकती तो शायद वो सच में इसे जाने नहीं देता। सर, आपके लिए पार्सल आया है। इस वक्त वो लाउंज में आंखें मूंदे बैठा था जब मुलाजिम ने इससे थोड़े फासले पर खड़े होकर कहा। अब्दुल्ला ने एक नज़र इस मुलाजिम को देखा और फिर इस बड़े से पार्सल को कौन लेकर आया है। इसने कहा था यह जहां से कासमी ने भिजवाया है। मुलाजिम के कहते ही अगले ही पल वो सीधा हुआ और इस पार्सल को खोलने का हुक्म दिया। मुलाजिम के खोलते अब्दुल्ला ने इस बॉक्स को देखा जहाँ बिना हाथों के जैन की लाश मौजूद थी। इसने अपने गुस्से को हाथों की मुठ्ठियाँ बनाकर जब्त करना चाहा, लेकिन इसे भी पता था अब इसका गुस्सा इतनी आसानी से नहीं उतरेगा। इसके सबसे खास आदमी की लाश इसके सामने थी, जिसे जहांज़ेब काज़मी ने भिजवाया था। जहांज़ेब काज़मी, आज तक तुम्हें नज़रअंदाज किया है, लेकिन अब तुम मुझसे बच नहीं सकते हो। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। गुस्से से इसने एक नज़र इस बॉक्स में पड़ी जैन की लाश को देखा, लंबे लंबे ढक बढ़ता हुआ वहाँ से चला गया। रूह को अपने सामने सही सलामत देखकर इन सब घर वालों ने सुख भरा सांस लिया। आहत ने इसे कमरे में भेजकर अपनी बनाई हुई कहानी घर वालों को बता दी, जिसे सुनकर सभी इससे खफा थे। दिमाग ठीक है तुम्हारा आहत? ये क्या करके आए हो? इसकी बात सुनते ही सबसे पहले हुसैन साहब ने गुस्से से कहा, पापा, इससे बेहतर ऑप्शन और क्या होगा? ठीक कह रहे हैं तुम्हारे पापा, हम तो इस लड़के को जानते भी नहीं है। कहाँ तुमने हमारी बच्ची का इसके साथ निकाह कर दिया? इन दोनों का गुस्से भरा अंदाज देखकर इसने हरीम की तरफ देखा, जो खुद आंखों में खफकी लिए इसे देख रही थी। जैसे इसका ये फैसला हरीम को पसंद नहीं आया था। हरीम, तुम समझाओ ना इन्हें। क्या समझाऊं? आपने गलत किया है आहत। हरीम के मुंह से भी अपने लिए वही बात सुनकर इसने दिल में जहांज़ेब को गालियों से नवाजा। अगर आम इंसानों की तरह थोड़ी तमीज़ से ये काम करता तो इस वक्त किसी इस कटघरे में नहीं खड़ा होना पड़ता। मामा, मैं भाई हूँ रूही का, इसके लिए बुरा फैसला नहीं करूँगा। भले ये फैसला थोड़ा जल्दबाजी में किया है, लेकिन बेहतरीन है। जहांज़ेब बहुत अच्छा है। मैं इसे यहाँ बुला लूँगा, आप लोग मिल लीजिएगा और फिर हम रूही को इसके साथ रुखसत कर देंगे। इसने बात से घर वालों को इसकी बात पर आई थिंक घर वालों पर जैसे बम गिराया था। ये क्या कह रहे हो आहत? पापा, मैंने इसकी शादी जहांज़ेब से इसलिए करवाई है ताकि वो इसके पास महफूज रहे। तो जाहिर है इसकी रुखसती भी हम अभी करेंगे। और लोग क्या कहेंगे? ज़हरा बेगम ने अपनी कई फिक्रों में से एक ज़ाहिर की। वही जो सच है, यही कि हमने रूही की शादी कर दी है। इसके अलावा आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लोग बातें बनाते हैं तो बनाएं, यही इनका काम है। आप इनकी फ़िक्र करना छोड़ दें। मैं रूही के पास जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मेरी बात समझ गए होंगे। अपनी जगह से उठकर वो रूही के कमरे में जाने लगा जब इसे हुसैन साहब की आवाज़ सुनाई थी। बहन की हिफाजत के लिए दोस्त ने निकाह करवा दिया, लेकिन खुद आर्मी ऑफिसर होकर इसकी हिफाजत नहीं कर सकता है। हुसैन साहब के कहने पर इसने मुड़कर इन्हें देखा, लेकिन अभी कुछ कहना फजूल था, इसलिए बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। मैं अभी तो तब से यही पीट रही हूँ, रो रही हूँ कि वो आर्मी ऑफिसर है, और आर्मी का कोई भी ऑफिसर हो ना, वो बहादुरी होता है। इतनी सख्त उनकी ट्रेनिंग होती है, और ये बीस्ट से डर रहा है। अलबत्ता दिल में ये ख्याल ज़रूर आया कि अगर जहांज़ेब इसके सामने होता तो इसके दांत तोड़ने में वो देर नहीं लगाता। लेकिन इनकी बात इसे गलत भी नहीं लगी थी। सच्चाई तो इसमें थी, वह सबसे अपने घर वालों की हिफाजत कर सकता था, लेकिन बीस्ट से नहीं। हीरो को ही ऊपर दिखाया जा रहा है। सोफे पर बैठी वो अपने साथ पेश आने वाला वाक़या सोच रही थी। एक ही दिन में इसकी ज़िंदगी कितनी बदल गई थी। वो रूही हुसैन से रूही जहांज़ेब बन चुकी थी। इस शख्स के निकाह में आ चुकी थी जिसने इसके सामने एक इंसानी जान ली थी। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर इसने एक नज़र आते हुए आहत को देखा और नज़रों का ज़ाविया मोड़ दिया। रूही, मेरी बात सुनो। आहत ने सोफे पर इसके करीब बैठ कर जिस पर इसने नज़रें उठाकर आहत की तरफ देखा। घर में किसी को मत बताना कि जहांज़ेब ने जैन को मारा था। लेकिन क्यों? ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। अगर घर का कोई अफराद तुमसे कुछ पूछे तो तुम इन्हें वही बताना जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। अपनी बनाई हुई स्टोरी इसने इसे भी अच्छे से समझा दी, लेकिन ये गलत है भैया। इसने हमना के भाई को मारा था। रूही, इसने इसे सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो एक बुरा इंसान था। इसने कुछ गलत नहीं किया। जो काम यहाँ का कानून नहीं कर सकता, पुलिस नहीं कर सकती, वो काम जहांज़ेब करता है। वो जो भी करते हैं मुझे परवाह नहीं है, बस मुझे इसके साथ नहीं जाना है। आंसू फिर इसकी आंख से बहने लगे, जिसे देखकर आहत ने नरमी से इसके आंसू साफ किया। लड़की को जाना पड़ता है रूही। हाँ, तुम्हारे जाने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन ये कोई अनोखा काम नहीं है।
भरोसा है भाई पर। रोते रोते इसने अपना सर इस बात में हिला दिया। तो फिर इसे कायम रखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ गलत थोड़ी करूंगा। इसके माथे पर अपने लब रख कर वो इसके कमरे से चला गया। इसके जाने के बाद रूही ने अपनी आंखें बंद कर ली। इसे अपने भाई पर भरोसा था लेकिन जहांज़ेब पर नहीं। इसके तो नाम से भी इसे खौफ आ रहा था। ओके, इस नावल में मैं बोल रही हूँ ना, मुझे लोगों ने कहा, तो अगले नावल में मैं नहीं बोल रही। मैं वो नावल भी रिकॉर्ड कर रही हूँ साथ, और उसमें मैंने साफ वाज़ अल्फाज में कहा है कि मैं नहीं बोलूँगी, और उसमें मैं बिल्कुल नहीं बोली। अभी वो थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट होने पे आपको पता चल जाएगा कि मैं चुप हूँ। घर में जहांज़ेब की इतनी इज्जत देखकर इसे अपना वहाँ बैठना मुश्किल लग रहा था। इसे नहीं याद था कभी इसे इस घर में इतनी इज्जत मिली हो। पहले इतनी मुश्किल से घर वालों की खफकी को दूर किया था, लेकिन जहांज़ेब को देखकर इन सबकी जो थोड़ी बहुत नाराज़गी दूर हुई थी वो भी वापस भड़की, क्योंकि इसने ये नहीं बताया कि वो सियासतदान तैमूर काज़मी का बेटा है। बहुत स्वीट है तुम्हारे घर वाले। इसने आहत के कान में सरगोशी की। हाँ, ये सारी स्वीटनेस सिर्फ तुम्हारे लिए ही रखी थी। थोड़ी देर वहाँ बैठकर अब इससे घर जाने की चलती थी। बैठ जाओ बेटा, हरीम बस खाना लगा रही है, खाना खा कर जाना। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे एक काम से जाना है। इंशाल्लाह फिर किसी दिन ज़रूर खाऊंगा, अभी मुझे जल्दी है। इसके कहने पर ज़हरा बेगम ने हरीम को इशारा किया, जिनका इशारा समझती रूही के कमरे की तरफ इसे लेने चली थी। लेकिन 2 मिनट बाद ही वो परेशानी से उंगलियां मरोड़ती हुई वापस वहाँ आई। वो मामा, रूही दरवाज़ा नहीं खोल रही है। इसके कहने पर सबने इसकी तरफ देखा। कमरे की चाबी कहाँ है? सवाल जहांज़ेब की तरफ आया था, जिससे सुनकर वो तेज़ी से कमरे की चाबी लेने के लिए भाग गई और चाबियां लाकर आहत को दे दी। लेकिन आहत के दरवाजे खोलती खाली कमरा देखकर सब परेशान हो चुके थे। रूही कहाँ गई? हरीम ने वाशरूम का दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसने दरवाज़ा खोलकर देखा, वाशरूम खाली था। तब सब इसके परेशान चेहरे को देख वो अपने दोनों हाथ बांध कर इत्मीनान से दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। रूही हुसैन, रूही कहाँ गई है? ज़हरा बेगम ने परेशानी से अपने शोहर को पुकारा। मैं बाहर देकर आती हूँ, क्या पता वहाँ हो। जल्दी जल्दी में कहकर हरीम वहाँ से जाने लगी, लेकिन सब जानते थे कि वो वहाँ नहीं होगी, क्योंकि जब से वो घर आई थी अपने कमरे में ही बंद थी। इसकी ज़रूरत नहीं है, वो यहीं पर मौजूद है। जहांज़ेब की संजीदा आवाज़ पर इसके बाहर जाते कदम रुके। संजीदा, सॉरी। कहाँ है वो? यहाँ हमें तो नहीं दिख रही है। अहद ने इसके करीब आकर कहा, जिस पर इसने घूर कर इसे देखा। आंखों का इस्तेमाल करते तो दिख जाती। बेड के करीब जाकर इसने बेड के नीचे से इसका पाँव खींचकर इसे निकाला, और इसके बाहर निकालते ही वह जल्दी से खड़ी हुई, जबकि सब हैरत से इसे देख रहे थे। रूही, ये क्या बच्चों वाली हरकत है? सबसे पहले ज़हरा बेगम की सदमे से भरी आवाज़ निकली, मुझे इनके साथ नहीं जाना है। कान खुजाते हुए इसने मन मनाते हुए कहा, जिसे और कोई ना सही, लेकिन करीब खड़ा जहांज़ेब ज़रूर सुन चुका था। इसे पता था कि वो इसे लेने आया है, इसलिए इसके आते ही वो बेड के नीचे छुप चुकी थी। लेकिन वहाँ छुपने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वीडियो भूल गई हो तो दोबारा दिखाऊं? अपने चेहरे पर हाथ फेर कर इसने हल्की सी सरगोशी की, जिसे सुनकर रूही ने डर कर इसकी तरफ देखा। इसकी दिखाई हुई वीडियो फिर से इसके जहन में चलने लगी। ठीक हो मेरा बच्चा, क्या हुआ है? वहाँ क्यों छुपी थी? हुसैन साहब ने इसे अपने करीब बुलाकर प्यार से कहा, जिस पर एक नज़र जहांज़ेब पर डालकर इनके सीने से लग गई। लेकिन कुछ कहा नहीं था। वह कह भी कह सकती थी, शायद इसे इसी फैसले पर राज़ी रहना था। यकीनन यही रब की रज़ा थी जिस पर इसे राज़ी रहना था। इनके घर पहुंचते ही मुलाजिम भागता हुआ जहांज़ेब के करीब आया, जैसे वो इसी का इंतज़ार कर रहा हो। सर, वो तैमूर सर आ गए हैं, स्टडी रूम में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मुलाजिम को जाने का इशारा करके इसने अपने पीछे नजरें झुका कर खड़ी रूही को देखा। जिस कमरे में पहले तुम्हें रखा था वहाँ जाओ, मेरी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। रोने मत बैठ जाना। इसका गाल थपथपा कर वो जल्दी से स्टडी रूम में चला गया। इस खामोश माहौल में वो आराम से इसके दूर जाते जूतों की टिक टिक सुन सकती थी। हाँ, टिक टिक टिक, मुझे कोई याद आ गई। लेकिन इस कमरे में जाने के बजाय वो मुलाजमा से स्टडी का रास्ता पूछकर इसी तरफ चली गई, क्योंकि जहांज़ेब भी वहीं गया था। स्टडी के करीब पहुंचते ही इसके अंदर से किसी के गुस्से से झंगारती आवाज़ सुनाई दी। ये क्या हरकत की है तुमने? क्या किया है मैंने? दाद मुझे बता चुका है, तो पूछ क्यों रहे हैं? तुम्हारी हरकत के बारे में जानना चाह रहा था। जानते भी हो क्या किया है तुमने? निकाह किया है मैंने। निकाह ऐसे होता है जैसे तुमने किया है? मेरे ख्याल से निकाह तो ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं होता क्या? इसके पूछने पर तैमूर साहब ने बामुश्किल अपने गुस्से को ज़ब्त किया। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है जहांज़ेब, अगर ये बात मीडिया में फैली तो क्या वबाल तूफान मच जाएगा। मेरी बिला से मच जाए, आई डोंट केयर। इसने लापरवाही से शाने चुका कर कहा, तुम्हारी यही लापरवाही मुझे बुरी लगती है। निकाह की मुबारकबाद देने के बजाय आप मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। यही ख्याल कर लीजिए कि आपकी बहू बाहर खड़ी है। इसके कहने पर तैमूर साहब के साथ साथ बाहर खड़ी रूही भी चौंकी। रूह, अंदर आ जाओ, छुपने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हारा साया दिख रहा है। गहरा सांस लेकर वह छोटे छोटे कदम लिए अंदर कमरे में चली गई, और इसे देखते तैमूर साहब ने गुस्से से जहांज़ेब को देखा। जहांज़ेब, ये तो तुमसे बहुत छोटी लग रही है। इतनी भी छोटी नहीं है, सिर्फ 13 साल का फ़र्क है। तो 13 साल का फ़र्क कम होता है? बिल्कुल, इसने इत्मीनान से जवाब दिया।
जब इसका फ़ोन रिंग हुआ, इसने पॉकेट से मोबाइल निकाल कर देखा जहाँ अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। इसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई क्योंकि इसे पता था कि ये कॉल अब्दुल्ला की ही तरफ से है। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कॉल अटेंड करके वो बाहर चला गया। जबकि अब वो नर्वस सी कभी उँगलियाँ मरोड़ती तो कभी सामने खड़े शख्स को देखती जिसने सफ़ेद कमीज शलवार पर सफ़ेद ही कोट पहना हुआ था। बैठो यहाँ, उन्होंने इशारे से। अम्मी बहुत ख़तरनाक रिवेंज लेती है, इसलिए अपनी मम्मा को कभी परेशान नहीं करना। उन्होंने मुझे कहा कि हरी मिर्चों को ग्राइंड कर दो। मैंने कहा कि मैंने नहीं करना क्योंकि इससे मुझे खांसी आती है बहुत ज़्यादा। उन्होंने इसी कमरे में ग्राइंडर लगा के मिर्चें ग्राइंड की है अभी, और मेरी आंखों से पानी और खांसी साथ आ रहे हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी माँ से पंगा नहीं लेना। सामने बने सोफे पर बैठने का इशारा किया। वो इससे बातें करने लगे ताकि वो थोड़ी कंफर्टेबल हो जाए, जो वो थोड़ी ही देर में हो चुकी थी। यकीनन मेरा भेजा तोहफा तुम्हें मिल गया होगा। चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए इसने फ़ोन पर दूसरी तरफ मौजूद अब्दुल्ला से कहा, और वो जो पहले ही आग बबूला हुआ पड़ा था, इसकी आवाज़ सुनकर मज़ीद तपिश में आ गया। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुमने किससे टक्कर ली है। अब तक मैं तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा था, लेकिन अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। देख लेता हूँ कितना दम है तुम में, मेरे साथ तुम क्या कर सकते हो। इसने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। इतने इत्मीनान से खड़े तुम मुझसे बात कर रहे हो, लगता है तुम मुझे जानते नहीं हो। चुटकियों में मैं तुम्हारे बाप की बनाई हुई ये इज्जत खाक में मिला सकता हूँ, और तुम्हें और नहीं। ओ नहीं, वो तो तुम्हारा बाप है ही नहीं। अब्दुल्ला के अल्फाज सुनते इसकी रगें तन चुकी थी। तुम्हारा बाप तो पता नहीं कौन है, दुनिया के किस कोने में छुपा हुआ है, जिंदा भी है या नहीं। पहले इसे ढूंढ कर मारो, फिर आकर मुझसे लड़ना। दूसरी तरफ से कॉल कर चुकी थी, लेकिन वो अभी तक इसी तरह मजबूती से मोबाइल अपने हाथ में पकड़े खड़ा था। आंखें गुस्से से सुर्ख हो चुकी थी। इसने गुस्से में अपने मोबाइल को दीवार पर मारा, जबकि पास से गुजरते मुलाजिम ने एक नज़र इसकी इस हरकत पर डाली और वहाँ से चला गया। इनके लिए कोई नई बात नहीं थी। मंजर इन्हें हर हफ्ते या महीने में देखने को मिलता था, क्योंकि जहांज़ेब काज़मी का सबसे ज़्यादा गुस्सा अपने मोबाइल फ़ोन पर ही निकलता था। फ़ोन इसका टूट चुका था, और शाम का क्या वो रात के 12 बजे तक भी नहीं लौटा था, और यही वजह तैमूर साहब की परेशानी में इजाफा कर रही थी। वो जानते थे कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जहांज़ेब काज़मी को कुछ कर सके। इसके दुश्मन हर जगह फैले हुए थे, लेकिन वो अपनी हिफाजत करना जानता था। इन्हें इतनी फ़िक्र होती भी नहीं अगर मुलाजिम ने ये नहीं बताता कि वो गुस्से से घर से निकला है। कितनी देर से वो मुसलसल टहलते जा रहे थे, लेकिन वो था कि आकर ही नहीं दे रहा था। बढ़ता इंतज़ार जब ख़त्म हुआ, जब जहांज़ेब की गाड़ी घर में दाखिल हुई, गहरा सांस लेकर वो खुद भी बाहर चले गए। जहान अब वो लॉन में रखी कुर्सियों में से एक पर बैठा हुआ था। कहाँ गए थे तुम? अम्मी का रवैन जब भी मेरे गले में खटक रहा है। इसके करीब जाकर वो खुद भी एक कुर्सी खींच कर बैठ गए। ठंडी हवाएं इन दोनों को छू कर गुजर रही थी। इनके पूछने पर इसने इसी पोजीशन में बैठे हुए जवाब दिया, कब्रिस्तान गया था माँ से मिलने। इसके कहने पर वो समझ चुके थे कि आज फिर किसी ने इसे गुजरा वक्त याद करवाया है, क्योंकि जब भी कोई इसे माजी की बात करता था, वह तभी अपनी माँ के पास जाता था। किसी ने कुछ कहा है जहान? वो जानते थे कि वो कुछ नहीं बताएगा, फिर भी उन्होंने पूछ लिया। नहीं, रूह कहाँ है? कमरे में है, बहुत प्यारी बच्ची है। इसका जिक्र होते ही जैसे इन दोनों का मूड फ्रेश हो गया। अच्छा, इसी प्यारी बच्ची की वजह से आप गुस्सा हुए थे? वो तो वक्त ही था। इसके बाद उन्होंने हवा में उड़ाई। चलो अंदर खाना खाओ। रूह ने खा लिया? हाँ खा लिया। अब तुम भी खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं बस आराम करूँगा। आप भी जाकर सो जाए। गुड नाइट। अपनी जगह से उठकर वो कमरे में चला गया। जबकि तैमूर साहब बस इस सोच में गुम थे कि ये गुजरा हुआ बाब फिर किसने इनके बेटे के सामने दोहराया। वो जो मज़े से टीवी देख रही थी, इसके कमरे में दाखिल होते ही चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। जहांज़ेब ने एक नज़र टीवी की तरफ देखा, जहां कॉमेडी ड्रामा चल रहा था, और जाकर इसके करीब सोफे पर बैठ गया। इसके बैठते ही रूही वहां से उठकर जाने लगी। जब इसका हाथ खींचकर जहांज़ेब ने अपनी जानिब खींचकर इसे अपनी गोद में बिठा लिया। कहाँ जा रही हो? वो मुझे सोना है, बहुत मज़े आ रहे हैं। शोहर घर से बाहर था। इसकी फिक्र करने के बजाय तुम यहाँ ड्रामे देख रही हो। प्लीज़ छोड़े। रूही ने इसकी गोद से उठना चाहा, लेकिन इसकी घूरती आंखें देखकर खामोशी से नजरें झुकाकर बैठी रही। इसकी सदा पर जहांज़ेब को बेसाख्ता इस पर प्यार आया। इसका चेहरा अपने करीब करके जहांज़ेब ने आहिस्ता से इसके रुखसार पर अपने लब रखे। ये क्या कर रहे हैं? प्लीज़ दूर रहें। इसके मजबूत सीने पर हाथ रखकर रूही ने इसे खुद से दूर करना चाहा, जबकि इसकी हरकत पर जहांज़ेब ने अपना चेहरा इसकी गर्दन से निकाल कर इसे देखा। जहाँ आंखों में नासमझी का तासर लिए हुए इसे देख रही थी। मैं वो कर रहा हूँ जो एक शोहर अपनी बीवी के साथ करता है। क्या करता है? तुम मेरी सोच से ज़्यादा मासूम हो, और मैं चाहता हूँ तुम हमेशा ऐसी रहो। इसके माथे पर अपने लब रख कर इसने रूही की पेशानी को अपनी पेशानी से जोड़ दिया। बस इस बात का ध्यान रखना कि जिन जज्बात को मैंने दबाया हुआ है वो बाहर ना निकले। तुम्हारी नाजुक जान बहुत नाजुक है। डायलॉग वैसे चेंज था, बट वो पढ़ के मैं बोर हो चुकी हूँ। मतलब लाइक एक ही डायलॉग मैंने हर नावल में तकरीबन पढ़ा है।
वैसे तो इसकी कही बात का एक लफ्ज़ भी इसे समझ नहीं आया था, लेकिन इसकी गिरफ्त से निकलने के लिए इसने जल्दी जल्दी अपने सर इस बात में हिला दिया। वेरी गुड, अब जाकर सो जाओ। इसके आज़ादी देते ही वो बेड पर जाकर कंबल में छुपकर लेट गई। इसकी इस हरकत को देखते ही जहांज़ेब के लब मुस्कुरा उठे। टीवी ऑफ करके वो चेंज करने के लिए जा चुका था। चेंज करने के बाद इसका इरादा अब सोने का था। कंबल हटाकर इसने अपनी मासूम बीवी को देखा, जो सोई तो नहीं थी, लेकिन इसे बचने के लिए अपनी आंखें बंद करके सोने का दिखावा ज़रूर कर रही थी। बेड पर लेट जहाज़ेब ने रूही को कमर से थामा और इसका नाजुक वजूद खुद पर लटा लिया, जबकि इसकी इस हरकत पर इसने सटपटा कर आंखें खोली। ये क्या? इसने इसके ऊपर से उतरना चाहा, लेकिन इससे पहले ही इसकी कमर पर अपनी गिरफ्त सख्त करके जहाज़ेब इसकी इस हरकत को रोक चुका था। सो जाओ। देखे, प्लीज़ छोड़े मुझे, आप ऐसे सो नहीं पाएंगे। मैं इसे ये नहीं कह सकती कि इस तरह की पोजीशन में कंफर्टेबल होकर सो नहीं पाएगी। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है इस तरह मैं कितना पुरसुकून होकर सोऊंगा। अब तुम भी सो जाओ रूह। इसका सर अपने सीने पर रखकर इसने साइड टेबल पर रखा लैंप ऑफ कर दिया। कमरे में मौजूद इस आखिरी रोशनी के बंद होते ही कमरा अंधेरे में डूब गया, जबकि इसकी इस हरकत पर इसने इसके सीने पर रखा सर दोबारा उठा लिया। प्लीज़ लाइट खोल दें, मुझे अंधेरे से डर लगता है। डरने की क्या ज़रूरत है? आंखें बंद करके सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। इसका सर दोबारा आंखें अपने रिंग सीने पर रखकर इसने रूही के बालों पर अपने लप रखे और ख़ुद भी सुकून से आंखें मूंद ली। नींद से भरी आंखें खोलकर इसने अपने सोने की जगह को देखा, जहां बीबी इसे अपनी बाहों में भरे पुरसुकून होकर सो रहा था। इसे सोता देखकर वो जल्दी से बेड से उतरने लगी, लेकिन इससे पहले इसका हाथ पकड़कर इसे दोबारा अपनी कैद में ले चुका था। कहाँ जा रही हो? नींद से भरी आंखें खोले वो इसे देख रहा था। वो मुझे वॉशरूम जाना था, इसने डरते हुए कहा। मुझसे डरना छोड़ दो, नफरत होती है मुझे इस लम्हे से जब तुम मुझसे डरती हो। इसने रूही के चेहरे पर उठती लटों को कान के पीछे किया। क्यों डरती हो मुझसे? मुझे आपसे डर लगता है, मुझे आपके साथ नहीं रहना। इसके बालों में हाथ फंसाकर जहाज़ेब ने इसका चेहरा खुद के बेहद करीब कर लिया, जिसके बाद बाइस इसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि रूही को अब कुछ कहना मुश्किल लग रहा था। रहना तो अब तुम्हें मेरे साथ ही है, चाहे ज़बरदस्ती या राज़ी होकर रहो। इसके गुस्से से कहने पर इसने डर कर सख्ती से अपनी आंखें बंद कर ली और जहाज़ेब की नज़रें इसके नरम लबों पर ठहर गई। इसने अपना अंगूठा इसके नरम लबों पर फिर रूह आंखें खोलो। रूही, इसने आंखें बंद किए हुए ही कहा, जबकि इसकी सरकत पर जहाज़ेब मुस्कुरा उठा। रूही, तुम दुनिया के लिए हो, मेरे लिए तो तुम रूह हो, जहाज़ेब की रूह। नरमी से इसके लबों को छू कर वो पीछे हटा और इसे अपनी बाहों में उठाए वाशरूम में ले गया। मुझे चेंज करना है, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं हैं। जहाज़ेब काज़मी अपने से जुड़े लोगों की हर चीज़ का ख्याल रखता है। इसे अपनी गोद से उतार कर इसने अपनी वार्डरोब के साथ बनी हुई दूसरी वार्डरोब खोली, जिसमें सारे लेडीज़ ड्रेस थे। लाइट ब्लू कलर की फ्रॉक निकाल कर इसने रूही को थमाई। ये सारे मेरे लिए हैं, इसने हैरत से इन सारे कपड़ों को देखते हुए कहा। हाँ, तुम्हारे घर जाने के बाद मैंने तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग की थी। अभी चेंज करो, फिर नाश्ते के बाद सारी चीज़ें देख लेना। पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो भी पहन लेना, क्योंकि ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तो फिर क्या क्यों रहे? वार्डरोब बंद करके वो वाशरूम से बाहर चला गया। आपने कल बताया नहीं था? वाशरूम से बाहर निकलते ही इसने जहाज़ेब के करीब आकर कहा। क्या नहीं बताया था? यही कि हर शोहर बीवी के साथ क्या करता है। मुझे उम्मीद थी तुम सुबह उठकर ये सवाल ज़रूर पूछोगी, इसलिए तुम्हारी वार्डरोब में मैंने पहले वो चीज़ रख दी जो तुम्हें ये बात समझा दे। मैं देख कर आती हूँ। एक्साइटेड होकर वो दोबारा वाशरूम में जाने लगी, जब जहाज़ेब ने इसका हाथ थाम लिया। अभी नाश्ता करने चलो, इसे बाद में देखना। इसे लेकर वो कमरे से निकल गया। नाश्ते की पूरी टेबल भरी हुई थी, जहाँ अलग अलग चीज़ें रखी हुई थी, सवाए इस चीज़ के जिसे वो नाश्ते में खाती थी। क्या कोई आने वाला है? नहीं। तो फिर इतना सब किस लिए? इसने खाने की अलग अलग अशिया से सजी डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा किया। क्योंकि आज तुम्हारे इस घर में पहला नाश्ता है, लेकिन मैं ये नहीं खाती हूँ। तो फिर मेरी जान क्या खाती हो? कॉर्नफ्लेक्स यार। लिखो एक फीडर, दूध और कॉर्नफ्लेक्स लिख दो हीरोइन के लिए। हद हो गई है, ये ज़्यादा ही हद हो गई है। मुझे समझ नहीं आता, लोग कहते हैं कि आपकी बातों से बोर होते, मैं नावल से बोर हो रही हूँ। इतनी छोटी हीरोइन मुझसे नहीं पड़ी जाती। राइटर तो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे हीरोइन 8 साल की है। नहीं, 8 नहीं, 8 भी ज़्यादा है, 5 साल की है। सीरियसली यार। इसके मासूमियत से कहने पर जहाज़ेब को इस पर टूट कर प्यारा है, लेकिन फ़िलहाल अपना प्यार दिखाकर इस नाजुक जान को मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। नाश्ते के फ़ौरन बाद वो जहाज़ेब के कमरे में मौजूद वाशरूम में गई, क्योंकि वार्डरोब में वहीं पर मौजूद थी। जहाज़ेब ने वार्डरोब में क्या रखा था, ये जानने का तजस्सुस इसे बैठने ही नहीं दे रहा था। वार्डरोब खोलती इसकी निगाह वहाँ रखे गिफ्ट बैग पर गई थी, जिसे उठाकर वो कमरे में आ गई। इसने बैग में हाथ डालकर इस चीज़ को निकाला। वो इंग्लिश की 2 किताबें थी। इसने हैरत से किताब को उठाकर खोला, लेकिन जैसे जैसे इसे पढ़ती जा रही थी, आंखें हैरत से
बड़ी होती जा रही थी। ऐसी किताबें कौन लिखता है? इसने जल्दी से इस किताब को बंद किया और दूसरी खोली, जो पहली वाली से ज़्यादा खुले अल्फाज में लिखी हुई थी। अजीब है, हद है वैसे, खुद ही पढ़ लो ऐसे डायलॉग भी, क्योंकि जो लोग अपने दिल और दिमाग खुद बंद कर लें आप उन्हें हिदायत नहीं दे सकते। खैर वो बोल्ड नहीं थे, रोमांटिक नहीं, बड़ा अजीब से थे। ये आप देख लें, मतलब लाइक अजीब से हैं, बोल्ड भी नहीं है, रोमांटिक भी नहीं है, अजीब है। बाहर लॉन में आकर वह चेयर पर बैठ गई, करने के लिए कुछ भी नहीं था और बोरियत हद से ज़्यादा हो रही थी। सुनो, तुम्हारे सर कब आएंगे? इसने वहाँ खड़े मुलाजिम को अपने पास बुलाकर पूछा। वो तो घर पर ही है। कहाँ पर है? अंदर ही है मैम। मुलाजिम के बताने पर इसने इसे जाने का इशारा किया और उठकर खुद अंदर जाने लगी, लेकिन इसे पहली ही नज़र लॉन के दूसरी तरफ बने इस बड़े से दरवाजे पर गई। एक नज़र बाहर दरवाजे पर खड़े गार्ड पर डालकर इसने कमरे का दरवाज़ा खोला, जहाँ नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई हुई थी। दरवाज़ा बंद करके मैं नीचे की तरफ जाने लगी जब किसी के चीखने की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। इसके चलते कदम खौफ से रुक के पहले सोचा वापस चली जाए, लेकिन अगर कोई मुसीबत में हुआ तो उसे बचाना तो चाहिए ना। यही सोचकर वो नीचे चली आई, जहाँ आमने सामने अलग अलग कमरे बने हुए थे और सारों के दरवाजे बंद थे, जबकि चीखों की आवाज़ किस कमरे से आ रही थी इसे साफ पता चल रहा था। इसने धड़कते दिल के साथ वह दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन इसे पहले ही वह दरवाज़ा खुल चुका था और इसका दिल जो पहले ही तेज़ तेज़ धड़क रहा था मज़ीद तेज़ रफ्तार पकड़ चुका था। सामने ही जहाँ से खड़ा गुस्से से घूर रहा था। यहाँ क्या कर रही हो तुम? इसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, जबकि वो इसकी सुन ही कहाँ रही थी। वो तो इसे और इसके पीछे मौजूद इस मंजर को देख रही थी, जहाँ जहाँ से अपने कपड़ों पर खून लगा हुआ था। खून के कतरे इसकी गर्दन पर भी मौजूद थे। इसके हाथ में टावल था जिस पर खून लगा हुआ था। खुद इसके अपने हाथों पर भी खून लगा हुआ था, जिन्हें यकीनन वो टावल से साफ कर रहा था। जबकि इसके पीछे मौजूद कुर्सी पर बंधे इस आदमी की हालत देखकर इसका खौफ मजीद बढ़ता जा रहा था। वो वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन कदम खौफ से ज़मीन पर चिपक चुके थे और अगले ही लम्हे वो होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी। अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास होते ही अपनी बंद आंखों को खोले बिना वो इस मौजूद के साथ चिपक गई। मामा? नहीं, मामा का दामाद। इसकी आवाज़ सुनते ही इसने खौफजदा होकर आंखें खोली। सबसे पहली नज़र जहाज़े पर गई, जो इसे ही देख रहा था। इसके कपड़े अब तब्दील हो चुके थे, हाथ भी साफ थे, लेकिन इसे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे अभी तक जहाज़ेब के हाथों पर वह खून लगा हुआ है। वह जल्दी से बेड से उतरने लगी जब इसकी इस हरकत को देखते हुए जहाज़ेब ने इसे बेड पर दोबारा धक्का दिया और इसके दोनों हाथ कैद करके इसके ऊपर झुक गया। कहाँ जा रही हो? छोड़े मुझे। इसकी आंखें भीग चुकी थी और इसकी गिरफ्त में मौजूद वो अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। कितनी बार कहा है मुझसे मत डरा करो। आपने इस आदमी को मारा था, मैंने खुद देखा था। वो मरा हुआ था और आपके हाथ पर खून लगा हुआ था। आपने हमना के भाई की तरह इसे भी मार दिया। हाँ, मार दिया मैंने इसे, क्योंकि मैं एक दरिंदा हूँ और यही मेरा काम है। मुझे जाने दे। मेरे सामने ये मत बोला करो। नहीं रहना मुझे आपके साथ। इसके आंसू में रवानी आ चुकी थी। रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही है। सारी जिंदगी तुम्हें इस बीस्ट की कैद में ही रहना है। तुम मुझसे दूर जा सकोगी? ये भूल है तुम्हारी। माथे पर बल डाले इसने रूही को घूरते हुए कहा, छोड़े मुझे। इसके दोबारा वही अल्फाज दोहराने पर वह शिद्दत से इस पर झुका था। थोड़ी देर में अपनी रुकती सांसों के बायस वो नाजुक वजूद बेहाल हो चुकी थी, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि दोनों हाथ जहाज़ेब की कैद में थे। आज इसका रवैया सॉरी, रवैया नहीं, रूही लिखा है। वो इसका नाम ही ऐसा है, मुझे ऐसा लगा जैसे रवैया लिखा है। इसकी आंख खुली तो वो कमरे में गली थी। गुजरा हर मंजर याद करती ही इसकी आंखें नम हो चुकी थी। वो तो अब तक इस किताब में लिखी इन बातों को झूठ समझ रही थी, लेकिन वो सारी बातें हकीकत में होती हैं और यह बात जहाँ से इसे अच्छे से समझा चुका था। शावा लेकर वो नीचे चली गई, जहाँ से घर में नहीं था, जिस पर इसने शुक्र का सांस लिया। इस वक्त वो इसे अपने सामने देखना भी नहीं चाहती थी। घर आते ही इसने मुलाजिम से रूही के कमरे के बारे में पूछा, जिस पर इसने बताया कि वह स्टडी रूम में गई थी, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं थी। इसे यही लगा कि वो कमरे में होगी, लेकिन खाली कमरा देखकर इसे अच्छी खासी परेशानी हो चुकी थी। लेकिन ये परेशानी ज़्यादा देर तक नहीं रही। इसके ज़हन में वो मंजर चलने लगा जब इसने रूही को बेड के नीचे से निकाला था। यही बात सोचते हुए वो वापस से स्टडी रूम में आया और इसका अंदाज़ा ठीक था। वो टेबल के नीचे छुपी हुई थी, यकीनन इसी से। इसका हाथ पकड़कर इसने इसे टेबल के नीचे से निकाला। यहाँ बैठकर क्या कर रही थी? क्या हो रहा था? सॉरी। रूही ने इसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो इसी तरह नजरें झुकाए खड़ी रही, जिस पर गहरा सांस लेकर इसने इसे टेबल पर बिठाया और खुद इसके सामने सोफे पर बैठ गया। प्लीज़ रू, तुम मुझसे डरा मत करो। हाँ, मैं लोगों को मारता हूँ क्योंकि मैं एक बीस्ट हूँ। आप क्यों मारते इन्हें? क्योंकि वो इसी लायक है। मैं सिर्फ बुरे इंसान को मारता हूँ जिन्हें कानून सज़ा नहीं देता। इन्हें मैं सज़ा देता हूँ। जिस मजलूम के साथ जुल्म होता है मैं इसे इंसाफ दिलाता हूँ। तुम बताओ, क्या ये गलत है? इसका चेहरा थोड़ी सी ऊपर करके इसने सवालिया नज़रों से इसे देखा, जिस पर कुछ सोचकर इसने अपना सर नफ़ी में हिला दिया। वो गलत नहीं कर रहा था, वो गलत नहीं कर रहा था।
ये होता कौन है इसे सज़ा देने वाला? खुदा भी तो दे ही सकते हैं ना सज़ा। खुदा भी कुछ सोच के सज़ा नहीं देते ना, इधर या उधर मिल ही जाएगी। अगर देनी भी है तो फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ प्लान सारे सबूत इकट्ठे करो, इस नीच पे लेके आओ कि उसे सज़ा मिल ही जाए। तुम्हारा बाप तो वैसे भी पॉलिटिशियन है। लेकिन आपने हमना के भाई को क्यों मारा? क्योंकि वो भी एक बुरा इंसान था। अब मुझे बताओ तुम वहाँ पर क्यों आई थी? मैं बस देख रही थी कि यहाँ कौन सी जगह है, फिर मैंने किसी की चीखने की आवाज़ सुनी, मुझे लगा कोई मुसीबत में है इसलिए मैं नीचे चली गई। अगर कोई मुसीबत में होता भी तो तुम क्या करती? मैं बाहर खड़े गार्ड को आवाज़ देती तो इससे बेहतर नहीं था तुम खुद नीचे आने के बजाय गार्ड को ही बता देती? जहाँ सेब के कहने पर इसने जैसे अपनी अक्ल पर मातब किया। हाँ, ये मैंने नहीं सोचा था। खैर, आज के बाद तुम वहाँ नहीं जाओगी, वो मेरी अलग दुनिया है जिसे मैं तुमसे दूर रखना चाहता हूँ और मैं यही चाहूँगा तुम इससे दूर हो और मेरी बात को समझो। लेकिन आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। इसके मुँह फुला कर रही थी, कहने पर जहाँ से मुस्कुरा दिया। वो जानता था वो किस बारे में बात कर रही है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। बीवी हो तुम मेरी और जो मैंने किया वो तो मैं अब भी दोबारा करने का इरादा रखता हूँ। जहाँ से के कहते ही वो दोबारा से भागने लगी थी। जहान, मुझे भूख लग रही है, नीचे उतारें। रूही के कहने पर इसके चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट नमूदार हुई क्योंकि इसने पहली बार इसके इसके मुंह से अपना नाम सुना था। ये भी एक परमानेंट डायलॉग है। इसने रूही को नीचे उतारा और नरमी से इसके बालों पर लब रखा। मेरी जान, मैं जानता हूँ मेरे आने से पहले तुम अपना पेट अच्छे से भर चुकी हो, इसलिए ये बहाना मत बनाओ। सेकंड लास्ट। अपने कमरे की खिड़की से वह इस वक्त बाहर लॉन में मौजूद सब्जा देख रही थी, जबकि जहन के धागे मासी में उलझे हुए थे। जहाँ एक के बाद एक मंजर आए जा रहा था। तैमूर, मुझे डर लग रहा है। दुल्हन बनी जायशा ने अपना सर तैमूर के कंधे पर रखा। दो मोहब्बत करते वजूद आज एक पाक बंदर में बन चुके थे। यूनिवर्सिटी में की हुई दोस्ती इनकी मोहब्बत बन गई। इनका इरादा पढ़ाई के बाद ही शादी करने का था और इस पल का इन दोनों ने बेसब्री से इंतज़ार किया था। लेकिन अब जब वो वक्त आ गया था तो इन्हें कहीं से भी अपनी बीवी के चेहरे पर वो खुशी नहीं मिल रही थी जो इस वक्त का जिक्र करते ही हमेशा इसके चेहरे पर आ जाती थी। क्यों डर लग रहा है? मैंने एक बुरा ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मैं आपसे दूर हो जा रही हूँ। जायशा, तुम अपने ख्वाब की वजह से हमारा इतना बड़ा दिन ख़राब कर रही हो। वो बस एक ख्वाब ही तो था, टूट गया। अब इस ख्वाब के असर से बाहर निकलो और थोड़ा ध्यान मेरी तरफ भी दो। इसका चेहरा अपने सामने करके उन्होंने प्यार भरी नज़रों से अपनी मनचाही बीवी को देखा। तैमूर, आप ड्राइविंग पर फोकस कीजिए। इनकी नज़रों से घबरा कर वो पीछे हुई, जिस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए सामने देखा। मंजर बदला। जहाँ पहले रात थी अब वहाँ सुबह हो चुकी थी। इन्हें बस इतना याद था कि गाड़ी के सामने कुछ आने की वजह से वो पेड़ से जा लगी, दरख्त से, और सर स्टेयरिंग से ज़ोर से लगने के बायस वो बेहोश हो चुके थे। जो चीज़ गाड़ी के सामने आई थी वो क्या थी ये इन्हें याद नहीं था। याद था तो बस इतना कि वो अपनी बीवी के साथ मौजूद थे। बीवी जायशा का ख्याल आते ही घबरा कर उन्होंने इस सीट की तरफ देखा जहाँ पर पहले जायशा मौजूद थी, लेकिन अब वहाँ जायशा नहीं थी, वो जगह खाली थी। मंजर बदला। वो भागते हुए अपनी बाहों में मौजूद अपनी एक दिन की दुल्हन को लेकर हॉस्पिटल में दाखिल हुए और डॉक्टर को आवाज़ देकर जल्दी से इसका ट्रीटमेंट करने को कहा। जिस रास्ते पर वो लोग थे वहीं से थोड़े फासले पर एक जंगल मिला था, जहाँ से इन्हें अपनी बीवी इस हालत में मिली थी कि इनका दिल हज़ारों टुकड़ों में बढ़ चुका था। 2 दिन बाद जायशा को होश आया था, लेकिन इसकी ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकला था। डिस्चार्ज होकर घर में आने के बाद भी वो रोने के सिवा कुछ नहीं करती थी, जबकि तैमूर के पास अब इसके लिए कोई तसल्ली भरा जुमला भी नहीं था। लेकिन आखिर कब तक इसे ऐसे रोते हुए देख सकते थे? जायशा, इसके करीब बैठकर तैमूर ने नरमी से जायशा के आंसू साफ किया। आप मुझे छोड़ देंगे तैमूर? इसकी बात सुनकर तैमूर ने हैरत से अपनी जान से अजीज़ बीवी को देखा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम जान हो मेरी, मैं कैसे तुम्हें छोड़ सकता हूँ? आप सच में मुझे नहीं छोड़ेंगे? नहीं जायशा, भूल जाओ। इन गुजरे लम्हों को हम अपनी नई यादें बनाएंगे जहाँ बस तुम और मैं होंगे। तैमूर ने इसके भीगे गाल साफ किए और इसे अपने सीने से लगा लिया। लेकिन ये खुशी भी आरसी थी, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद जायशा की तबीयत ख़राब होने पर जब वो हॉस्पिटल लाए और चेकअप के बाद जो खबर इन दोनों को मिली वो इन दोनों वजूद को ही सदमे में डाल चुकी थी। इन दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा था, कहने के लिए शायद अब कुछ था ही नहीं। घर पहुंचकर भी वो दूसरे रूम में जाकर बंद हो चुके थे। अपनी बीवी को वो किसी भी हाल में अपना सकते थे, लेकिन क्या इनमें इतनी हिम्मत थी कि इस बच्चे को भी अपनाते जिसके बाप का भी कुछ पता नहीं था? लेकिन इस सब में इस बच्चे का क्या कसूर? वो तो मासूम था जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था, जो इस दुनिया के जालिम लोगों को जानता भी नहीं था। भला इससे कैसी नफरत? लेकिन ये इनकी सोच थी, इनकी बीवी की सोच कुछ और थी। इसे ना तो भी ये ज़िंदगी चाहिए थी, ना ही ये औलाद। अगर तैमूर सही वक्त पर इसके पास ना पहुँचते तो ना जाने वो क्या कुछ कर चुकी होती। इसकी हालत जो कुछ देर पहले थोड़ी संभली थी, वो फिर से ख़राब हो चुकी थी। जायशा, क्यों इस बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती हो? ये मासूम है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ इसमें इसका क्या कसूर है? ये मासूम नहीं है, इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। नहीं चाहिए मुझे ये।
इसने चीखते हुए कहा और कमरे में रखा सारा सामान फेंक दिया। वो जानबूझकर ऐसी हरकतें करती थी जिससे इसके अंदर पलते इस वजूद का खात्मा हो जाए, लेकिन तैमूर इसका हर तरह से ख्याल रखते थे। घर में वो वक्त जायशा के साथ रहते, जबकि बाहर जाते वक्त मुलाजमा को मुसलसल इसके पास ठहरने का हुक्म देकर जाते। वो ना तो अपनी बीवी को कुछ होने देना चाहते थे, ना इस मासूम बच्चे को, लेकिन ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। वो जिससे चाहे जिंदा रखे और जिससे चाहे मौत दे दे। जिस मासूम बच्चे को वो मारना चाहती थी वो दुनिया में आ चुका था, लेकिन जायशा की खुद की हालत बहुत ख़राब थी, जिसके बायस वह चंद दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकी। लेकिन इन चंद दिनों में भी इसने अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखी थी, क्योंकि इसे इस बच्चे से नफरत थी। अपनी बीवी का गम इनके लिए बहुत बड़ा था, लेकिन इन्हें हिम्मत करनी थी अपने लिए, इस बच्चे के लिए जिसे वो अपना बना चुके थे। जहांज़ेब के समझदार होते ही इसे वो सारी बातें बता चुके थे जो इसकी माँ के साथ हुई थी, सवाए इसके कि इसकी माँ इससे कितनी नफरत करती थी। ये बात वो इसे कभी नहीं बता पाए और ना ही बताना चाहते थे। हर तरफ यही सब बातें देख कर यही होता जुल्म जहांज़ेब कासमी को बीस्ट बना चुका था। वो अपनी माँ का बदला तो ले नहीं सका, लेकिन इन सब का तो ले सकता था जो इसके सामने ही जुल्म कर रहे थे, और इसने ऐसा ही किया। इससे ये भी जब भी ये बात पता चलती है कि किसी के साथ जुल्म करने वाला कोई भी शख्स ऐसे खुले आम घूम रहा है, तो वो खुद इसे सजा देता, क्योंकि बाकूल जहांज़ेब के वो सब इसी लायक थे। कॉलेज के गेट पर खड़ी वो इस वक्त दाद का इंतज़ार कर रही थी। आज नए कॉलेज में इसका पहला दिन था, जहांज़ेब इसका कॉलेज तब्दील करवा चुका था, क्योंकि भले वो इससे ये बात समझा चुका था कि ज़ैन एक बुरा इंसान है, पर फिर भी अगर वो इसी कॉलेज में हमना के साथ रहती तो ये बात वो ज़्यादा देर तक अपने अंदर नहीं रख सकती थी कि इसकी भाई को किसने मारा था। ये जहांज़ेब का ही ऑर्डर था कि जब तक दाद या इसके खुद के अलावा इसे कोई लेने नहीं आ जाता, वो कॉलेज में ही रहेगी। लेकिन इसकी ये बात शायद वह सुनकर भी भूल चुकी थी। टॉर्चर सेल में इस वक्त वो अपने सामने बंदे बंदे आई थिंक शख्स की खातर तवाज़ा कर रहा था, जब पीछे खड़े दाद ने इसे पुकारा, जिस पर इसने घूर कर इसे देखा, क्योंकि अपने काम के दौरान किसी का इसे टोकना बिल्कुल पसंद नहीं था। सर अब्दुल्ला की कॉल आ रही है। इसने अपने हाथ में मौजूद जहांज़ेब कासमी का फ़ोन इसकी तरफ बढ़ाया। इस फजूल काम के लिए तुमने मुझे रोका? तौलिए से अपने खूनी हाथ साफ करके इसने इसके हाथ से मोबाइल लेकर कॉल पिक की। क्या मसला है? तुम्हारी बीवी तुमसे बहुत छोटी नहीं है, लेकिन मानना पड़ेगा है बहुत प्यारी, दिखने में ही कितनी मासूम लग रही है। इसकी बात सुनकर मोबाइल पर इसकी गिरफ्त सख्त हो चुकी थी। अपनी बकवास बंद करो, मैं तो बस तुम्हारी बीवी की तारीफ़ कर रहा था, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो दोबारा नहीं करूँगा। खबासत से हंसते हुए इसने कॉल काट दी, जबकि जहांज़ेब के चेहरे की सख्ती देखकर दाद तो कुछ गलत होने का अंदाज़ा हो गया था। सर सब ठीक है? रूह कहाँ है? तुम इसे लेने नहीं गए? सर वो आपने इसे लाने के लिए कहा था, तो मैंने अपनी जगह ड्राइवर को भेज दिया। इसने कुर्सी पर बंधे इस आधमरे शख्स की जानिब इशारा किया। मैंने तुमसे क्या कहा था दाद? इसकी जिम्मेदारी तुम्हें दी थी। इसने गुस्से से अपने हाथ में मौजूद फ़ोन दीवार पर मारा, बाहर निकल गया, जबकि दाद अब बस ये दुआ कर रहा था कि कोई बड़ी बात ना हो, वरना कल इस कुर्सी पर इसे होना था। धाड़ के आवाज़ के साथ दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ, जहाँ अब्दुल्ला इत्मीनान से कुर्सी पर बैठा यकीनन इसी का मुंतज़िर था। आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। इसकी बात का जवाब दिए बिना जहांज़ेब ने इसका गिरबान पकड़कर इसे कुर्सी से उठाया। जब पास खड़े इसके मुलाजिम जहांज़ेब की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन अब्दुल्ला अपना हाथ उठाकर इन्हें रोक चुका था। मेरी बीवी कहाँ है? बीस्ट हो तुम, सारी दुनिया की खबर रखते हो, ये नहीं जानते तुम्हारी बीवी कहाँ है? इसके कहका लगाने पर जहांज़ेब ने जोरदार मुक्का इसके चेहरे पर मारा, जिससे मुलाजिम जो अब्दुल्ला के कहने पर रुके थे वो तेज़ी से जहांज़ेब की तरफ बढ़े, लेकिन गुस्से से बेकाबू होता वो वहाँ मौजूद हर शख्स को ढेर कर चुका था। इस वक्त इसके सर पर खून सवार था। अब्दुल्ला, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरी बीवी कहाँ है? इसके घुराने पर अब्दुल्ला ने इसे वो जगह बता दी जिस जगह पर मैंने तुम्हारी बीवी को रखा है, वहाँ एक बम फिट है जो 10 मिनट में फट जाएगा। बचा सकते हो तो बचा लो अपनी बीवी को। इसने अपनी नाक से निकलता खून साफ करते हुए कहा, इस बार तुमने गलत इंसान से टक्कर ली है बीस्ट, मुझे यकीन है आइंदा तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे। इसकी बात को नज़रअंदाज करके वो तेज़ तेज़ कदमों से बाहर निकल गया, जबकि जिस जगह रूही मौजूद थी वहाँ पहुँचने में से 25 मिनट लगने थे, जबकि अगर वाकई में इस जगह बम फिट था तो इसे ब्लास्ट होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। तेज़ ड्राइविंग करके भी वो वहाँ वक्त पर नहीं पहुँच सकता था, लेकिन कोई और ज़रूर था जो वहाँ वक्त पर पहुँच सकता था। इसने गाड़ी में बैठकर इसे स्टार्ट किया और जेब से मोबाइल निकाल कर कॉल मिलाई। अपना मोबाइल वो तोड़ चुका था, लेकिन ये काम वो तो हर हफ्ते या महीने में करता था, इसलिए एक्स्ट्रा फ़ोन इसके पास हमेशा रहता था। हेलो, कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से भारी गंभीर आवाज़ गूंजी। हेलो मेहराब, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या बात है? बीस्ट को मेरी मदद चाहिए? मेहराब प्लीज़। क्या हुआ है जहान? इसके पूछने पर जहांज़ेब ने इसे मुख्तसर सी हर बात बता दी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वैसे बीस्ट शिक्षा रूम मौजूद है, वहाँ से पुलिस स्टेशन करीब है, तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। कॉल काट कर वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया, जबकि जहांज़ेब ने गाड़ी की रफ्तार मज़ीद तेज़ कर दी। वहाँ पहुँचते इसकी नज़र गार्ड्स पर गई जो ज़ख्मी हालत में ज़मीन पर पड़े थे। इनकी ये हालत यकीनन मेहराब ने की होगी। मेहराब,
इधर मेरे भाई पीछे से आती आवाज़ पर इसने मुड़कर देखा, जहाँ भूरी आंखों वाला वो खूबरू मर्द पुलिस यूनिफॉर्म में खड़ा इसी की तरफ देख रहा था। तुम्हारा इंतजार कर रहा था। रूह कहाँ है? इसने बेचैनी से पूछा, जिस पर इसने अंदर बने इस छोटे से कमरे की जानिब इशारा किया, जहाँ से भागकर इस कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ हर तरफ मिट्टी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसकी कितने वक्त से सफाई नहीं हुई। कुर्सी के साथ रस्सी ज़मीन पर घिरी हुई थी, जबकि टेबल पर रूही का बेहोश वजूद पड़ा था। इसके करीब जाकर जहाज़ ने इसे अपने सीने से लगा लिया। इसकी कलाइयाँ ज़ख्मी हो रही थी, शायद रस्सी टाइट से बांधने की वजह से माथे पर भी चोट लगी थी, जैसे इसका सर किसी चीज़ से टकराया हो। ये बेहोश क्यों है मेहराब? और कुछ नहीं हुआ है जहाँ से रिलैक्स, शायद डर की वजह से बेहोश हुई होगी। और हाँ, इस जगह पर बम फिट था। थोड़ी बहुत मार पड़ने पर गार्ड ने बता दिया कि वो कहाँ मौजूद है और हमने इसे डिफ्यूज़ कर दिया है। इसके कहने पर जहाँ से अपने सुकून भरा सांस लेकर अपनी आंखें बंद करके रूही को मज़ीद सख्ती से खुद में कैद कर लिया। थैंक यू, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ? अपना शुक्रिया अपने पास रखो और तुम इन्हें अब मेरे घर लेकर चलो। ज़्यादा दूर नहीं है, मैंने डॉक्टर को कॉल करके वहीं पर पहुँचने वाली कॉल की है, वो वहीं पर पहुँचने वाली होगी। इसके कहने पर जहाँ से अपना सर हिला कर रूही को अपनी बाहों में उठाया और इसे लेकर बाहर की तरफ चला गया। डॉक्टर इसका चेकअप करके जा चुकी थी। वो सिर्फ डर की वजह से बेहोश हुई थी और कुछ देर में इसे होश आ जाना था, जबकि इसके जख्म भी साफ कर दिए थे। रूही को आंटी मेहराब की वालदा के पास छोड़कर वो कमरे से बाहर निकलकर दांत का नंबर मिलाने लगा, जो पहले ही बेल पर उठा लिया जा चुका था। जी सर, मैम ठीक है? मेरा काम कर दिया? जी सर, हो गया। और इसकी मजीद कोई बात सुने बिना इसने कॉल काट दी। इस वक्त इसे दांत पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था, जिसकी लापरवाही से इसकी बीवी मरते मरते बची थी। अगर दांत इस वक्त इसके सामने होता तो भी इससे जान से मारने से भी गुरेज नहीं करता। अगला नंबर जो इसने मिलाया वो अब्दुल्ला का था, जो थोड़ी ही देर बाद उठा लिया जा चुका था। अब्दुल्ला, तुमने बहुत गलत जगह वार किया है। अब तो कर दिया है, अब मुझे उम्मीद है इस बात से सबक सीख कर तुम अब मेरे रास्ते में नहीं आओगे। मैं अपनी बीवी पर एक खरोच तक बर्दाश्त नहीं कर सकता और तुमने इसे ही इतनी तकलीफ पहुंचा दी। बीस्ट की बीवी, इसकी जान को नुकसान पहुंचाया है तुमने। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इसकी बात सुनकर दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने कहका लगाया, बगाड़ क्या सकते हो तुम? धमाके की आवाज़ के साथ ही राब्ता कट चुका था, जबकि इस आवाज़ को सुनते ही जहांज़ेब को सुकून की एक लहर अपने अंदर दौड़ती महसूस हुई। खतरनाक बंदा है यार। तुमने टाइमिंग तो परफेक्ट सेट की है दाद, बड़बड़ाते हुए वो अंदर की तरफ चला गया। शुरू में जब तक वो खौफजदा रही, जब तक जहांज़ेब इसके पास रहा था, लेकिन अपनी नाराज़गी वो खूब जाहिर कर रहा था। शुरू में वो इतनी खौफजदा थी कि इसकी खफगी को नोट नहीं कर पाई, लेकिन अब इसका रवैया रूही को बुरी तरह चुभ रहा था। 3 दिन से जहांज़ेब ने इसके साथ ज़रूरत के अलावा कोई बात नहीं की थी। इस वक्त भी स्टडी रूम में बैठा, ब्लैक जीन्स और ब्लू शर्ट पहने, टांग पर टांग चढ़ाए संजीदगी से, पता नहीं ये लफ्ज़ कब गलत प्रोनाउंस हुआ, किताब पढ़ रहा था, जब रूही ने इसकी गर्दन के गिर्द अपने बाजू हमाइल कर दिए। इसने इसके हाथ नहीं हटाए थे, लेकिन कोई और रद्दमल भी ज़ाहिर नहीं किया था। जहान, नरमी से पुकार कर इसने अपने बाजू में मज़ीद सख्ती कर ली, लेकिन वो इसी तरह बैठा रहा। जहान, इस बार इसने हौले से इसके गाल पर अपने लब रखे, जबकि अगले ही पल रोलिंग चेयर मोड़कर इसने रूही को अपनी गोद में बिठा दिया। क्या मसला है? आप नाराज़ हैं मुझसे? बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्यों लगा मैं नाराज़ हूँ? आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो तो तुम्हें फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल। इसने इसके सीने पर अपना सर रख लिया। ये अदाएँ कहाँ से सीख ली तुमने? भाभी से बात की थी, उन्होंने मुझसे कहा मैं ऐसा करूँगी तो आपकी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। इसने साफ कोई से काम लिया। वही तो मैं सोच रहा था, ज़रूर किसी ने बताया होगा, क्योंकि तुम्हारे पास इतना दिमाग तो नहीं है तो आपकी नाराज़गी ख़त्म होगी। तुम्हें अंदाज़ा है तुम्हारी इस बेवकूफ़ी से तुम्हारा क्या नुकसान हो सकता था? क्यों नहीं मानी तुमने मेरी बात? इसके सख्ती से कहने पर इसने अपना सर झुका कर मैंने मनाते हुए कहा, सॉरी, अब सारी बातें मान लूँगी। अच्छा? जहांज़ेब के लबों पर तबस्सुम बिखरा। मुझे किस करो। जहांज़ेब के कहने पर कुछ देर सोचकर इसने इसके गाल पर अपने लब रख दिए। यहाँ नहीं, यहाँ। इसका हाथ अपने हाथ में लेकर जहांज़ेब ने इसकी उंगलियां अपने लबों पर फेरी, जबकि इसकी सरकत पर पल में ही सुर्ख हो चुकी थी। छोड़े मुझे। रूही ने इससे अलग होना चाहा। हरगिज़ नहीं। तुम शराफत से कर रही हो, वरना मैं खुद भी ले सकता हूँ। इसका ठीठपन देखकर वो भी गहरा सांस लेकर रह गई। आंखें बंद करें। रूही के कहने पर इसने अच्छे बच्चों की तरह अपनी आंखें बंद कर ली। हल्के से अपने इसके लबों को छूते हुए रूही ने अपना सर इसके सीने में छुपा लिया, जबकि इसकी सरकत से जहांज़ेब ने मुस्कुरा कर इसे खुद में भींचा था। जहांज़ेब ने इसकी पेशानी पर अपने लब रख कर इसकी पेशानी से अपनी पेशानी टिका दी। अब आपकी नाराज़गी ख़त्म हो गई क्या? इसने अभी भी इसकी नाराज़गी की परवाह की। जिसकी तुम जैसी बीवी हो, भला ज़्यादा देर तक कैसे नाराज़ रह सकता है? इसका हाथ थाम कर जहांज़ेब ने इसके हाथ की पुश्त पर अपने लब रख दिए। आई लव यू रूह, तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो, बहुत ज़्यादा।
इसका सर अपने सीने पर रखकर जहाँ से अपनी सुकून से आंखें मूंद ली। इसका सुकून इसके पास था, इसकी रूह इसके पास ही ख़त्म शुरू। एक और रूह का दीवाना ख़त्म शुरू हो गया। पहले तो मैं सोच रही थी ऊपर वाले 74 पर पेजेस, सॉरी परचम कहने लगी थी, पेपर पेजेस ना मैं सारा को दे दूँ पढ़ने के लिए। फिर मैंने सोचा कि ये शॉर्ट सा नावल है, अगर मैं सारा को दूँगी तो आप लोग बहुत बेहद ज़्यादा नाराज़ होंगे, जो कि बनता भी है क्योंकि ये लॉन्ग नहीं था। तो ये एक बस मेरा जान छुड़ाने का तरीका, इस वजह से मैंने इसे खुद पढ़ा। बोलने के लिए माजरत है क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि कुछ नावल्स में बोलूँगी, कुछ में नहीं बोलूँगी, तो इस वजह से आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप मुझे कुछ कहें, क्योंकि कुछ में जिसमें मैं बोलूँगी वो उन लोगों के लिए जो मुझे बोलता हुआ पसंद करते हैं, जिसमें मैं नहीं बोलूँगी वो उन लोगों के लिए जो मेरा बोलना पसंद नहीं करते। ठीक हो गया, इंसाफ हो गया ना, बस ठीक है। अगली चीज़, आई डोंट नो नावल में क्या कहते हैं, कहीं पे नावल ठीक था, कहीं पे बहुत बचकाना, सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्स का बचकाना सा सीन, मतलब लाइक हीरोइन है और अजीब। खैर मैंने इसकी एक पोस्ट भी लगाई कम्युनिटी में थोड़ी फनी सी। और आपको अगर नावल कैसा लगा आपने लास्ट में बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि मेरे पास नावल बहुत है और बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, लेकिन टाइम नहीं है यार, वक्त बहुत तेज़ है। खैर अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में